मेरे पास 5 टॉप लेवल कैंपस ब्यूटी रूममेट्स हैं। रोज रात सोने से पहले हमें पर्ची निकालनी पड़ती है, जिसका नाम निकलता है मुझे उसकी रजाई में सोना पड़ता है। और ये ब्यूटीज गुस्सा होने के बजाय उल्टा मुझे अपने बेड पर सुलाने के लिए आपस में लड़ती हैं। ये सब भसड़ इसलिए शुरू हुई क्योंकि मैं कॉलेज आने में 1 महीना लेट हो गया था और गलती से मुझे इन 5 ब्यूटीज के साथ एक ही रूम में डाल दिया गया। लेकिन इस हॉस्टल रूम में सिर्फ 5 ही बेड थे, इसलिए मैं रोज सुबह अलग अलग ब्यूटीज की रजाई में जगता हूँ। अभी की बात करूँ तो जैसे ही मैंने रूम का दरवाजा खोला, मुझे किसी ने खींचकर रूम के कोने में ढकेल दिया। फिर मैंने देखा कि 5 बड़ी ब्यूटीज गुस्से में आग बबूला होकर मेरे सामने खड़ी हैं। बोल जल्दी, तू यहाँ अंदर कैसे घुसा? नहीं तो हम तेरा कीमा बना देंगे। उनमें से एक लड़की ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। बोलते ही एक लड़की ने अपनी गोरी और लंबी टांग उठाई और अपने नरम पैरों से मेरे सीने को दबा दिया। सही में ऐसे कचरे को तो मार देना ही ठीक रहेगा। एक और लंबी टांगों वाली ब्यूटी शू जिंगजिंग ने ठंडे दिमाग से कहा। उसकी आंखों में मेरे लिए जो नफरत थी वो साफ झलक रही थी, यहाँ तक कि उसकी आंखों में खून करने का इरादा भी था। ये बड़ी मजेदार सिचुएशन थी, लेकिन अगर सच में मार दिया तो खेल खत्म हो जाएगा। मैं अभी कुछ समझ पाता तभी एक जोड़ा सफेद बॉल मेरी नजरों के सामने आ गया। एक छोटे बालों वाली ब्यूटी मेरे सामने बैठी थी। उसका फिगर एकदम आग लगाने वाला था। उसके कर्व्स इतने मस्त थे कि एक बार देकर ही मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई। अरे ये तो बेहोश हो गया। लिंग लिंग, लगता है तूने इसकी हवा टाइट कर दी। एक और प्यारी सी आवाज आई, लेकिन सामने का नजारा इतना खतरनाक था कि मैं आवाज किसकी थी ये देख भी नहीं पाया और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे वापस होश आया तो रूम एकदम खाली था। मेरी हालत रोने वाली हो रही थी। बस 1 महीना लेट ही तो एडमिशन लिया था, मुझे ऐसी सजा क्यों मिल रही है? जैसे ही मैं रोने वाला था, उन लड़कियों की आवाज कॉरिडोर में पास आती हुई सुनाई दी। अभी जो भसड़ हुई थी उसको याद करके मैंने तुरंत डिसाइड किया कि मैं बेहोश होने का नाटक करता रहूंगा। जब वो लड़कियां रूम में आई तो बड़ी ब्यूटी टैंग नाना ने सबसे पहले कहा, ये लड़का कहीं अभी भी बेहोश होने का नाटक तो नहीं कर रहा? शॉर्ट स्कर्ट वाली ब्यूटी बाई तियन तियन मेरे पास आई और हल्के से मुझे एक लात मारी। ओए उठ जा, ये मत सोच कि हमें समझ नहीं आ रहा। मैं अंदर ही अंदर डर गया, पर मैंने अपनी आंखें बंद रखी। तभी छोटे बालों वाली ब्यूटी लिंग लिंग नीचे झुकी, अपना चेहरा मेरे एकदम पास लाई और हल्के से बोली, बच्चे अगर और नाटक किया तो अंजाम बुरा होगा। उसकी सांसें मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मैं कांपने से खुद को रोक नहीं पाया, नहीं तो मैं इसका काम तमाम कर देती हूँ। ठंडी ब्यूटी शू जिंगजिंग ने ठंडे दिमाग से कहा। मैंने चुपके से एक आंख खोलकर देखा और फटाफट उठकर बैठ गया। ठीक है, मैं जग गया हूँ। मुझे नहीं पता तुम लोगों ने क्या झोल किया है, पर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ये रूम मुझे कॉलेज ने ही दिया है। मैंने जल्दी सब समझाया। मैं 1 महीना लेट एडमिशन लिया हूँ, शायद कॉलेज वालों से गलती हो गई होगी, लेकिन हॉस्टल वाली आंटी ने फाइनल चेक करके बताया था कि मेरा रूम यही है। मैंने हॉस्टल की पूरी फीस दी है। मैं सच में जानबूझकर यहाँ नहीं आया हूँ। मेरी बातें सुनकर उन 5 ब्यूटीज ने एक दूसरे की शक्ल देखी। असल में वो लोग पहले ही कॉलेज मैनेजमेंट से चेक कर चुकी थी कि मामला सच में ऐसा ही था, पर उन 5 को एक लड़के के साथ रूम शेयर करना बिल्कुल मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने मेरी हवा टाइट करने का प्लान बनाया था। इसके बाद उन 5 ने मिलकर मुझे एकदम टाइट बांध दिया और मेरे मुंह पर टेप भी चिपका दी। अब थोड़ा ठीक लग रहा है। बड़ी ब्यूटी टैंग नाना ने अपने काम को देखा और फुल टशन में अपना सिर हिलाया। उसके सीने के वो 2 बड़े बॉम्ब भी उसके हिलने के साथ ऊपर नीचे हिले। चलो, आखिरकार शांति मिली। शॉर्ट स्कर्ट वाली ब्यूटी बाई टीएन ने अंगड़ाई ली। उसकी पतली कमर एकदम एनर्जेटिक और मस्त लग रही थी। क्या ये सच में ठीक रहेगा? ठंडी ब्यूटी शू जिंगजिंग ने अपनी दोनों गोरी और लंबी टांगों को एक साथ जोड़ा। उसके चेहरे पर अभी भी इरिटेशन साफ झलक रही थी। अरे ठीक है जिंगजिंग, इसको त्योहार वाले दिन जिभा कर देंगे, अभी टाइम है। छोटे बालों वाली ब्यूटी लिंग लिंग ने मजे लेते हुए कहा। सिर्फ एक प्यारी सी ब्यूटी सू याओ याओ ऐसी थी जिसने शुरू से एंड तक कोई भी खतरनाक वाइब नहीं दी। वो बस मुस्कुराते हुए मुझे घूर रही थी। मेरी नजरें अपने आप उसके चेहरे को स्कैन करने लगी। हालांकि टैंग नाना के उन 2 पहाड़ों ने उसकी आधी शक्ल छुपा ली थी, लेकिन उनके बीच से मैं देख सका था कि उसकी आंखों में थोड़ी शर्म साफ झलक रही थी। वो आज तो किसके साथ सोने वाला है? ये बात सुनते ही मेरा दिमाग एकदम से सुन्न पड़ गया और फटने को हो गया। ये पक्का कोई टेस्ट था। मुझे इस भसड़ में संभलना ही पड़ेगा, नहीं तो आज पक्का सड़क पर सोना पड़ेगा। कमीने, तू पक्का दिमाग में कुछ घटिया सोच रहा है ना? शू जिंगजिंग ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी घूरती हुई आंखें जैसे किसी बहुत बड़े ठड़की को देख रही हो। ओए तू गलत मत समझना। टैंग नाना को लग गया था कि उसने थोड़ा अजीब तरीके से बोल दिया था और शू जिंगजिंग की बातों की वजह से उसकी सांसें तेज हुई और उसका चेस्ट ऊपर नीचे होने लगा और उसने आग बबूला होकर मुझे घूरा। क्योंकि इस रूम में सिर्फ 5 ही बेड हैं, इसलिए तुझे रात को किसी एक के
साथ जगह बनानी पड़ेगा। लिंगलिंग ने सही टाइम पर बात संभाली। मैंने अपने सामने खड़ी इन 5 एकदम कड़क ब्यूटीज को देखा और कुछ गंदी बातें मेरे दिमाग में चक्कर काटने लगी। तू सच में एक ठरकी है। बाई टिएंटियन ने मेरे चेहरे पर अजीब सा रिएक्शन देखा और तुरंत समझ गई कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। उसने अपनी पिंक मुट्ठी बनाकर मुझे जोर से एक कोहनी चिपका दी। अरे सॉरी, मेरा दिमाग थोड़ा ऑफ ट्रैक चला गया था। ये सब थोड़ा ज्यादा ही ऑकवर्ड हो गया है। फैंग युआन भाई, अपने दिमाग में कोई कचरा मत आने देना। शू याओ याओ की हंसी इस टाइम खतरनाक लग रही थी। अरे बिल्कुल नहीं, मैं दिमाग से एकदम ठीक हूँ। मैं तो स्कूल में हेल्थ मॉनिटर था। हाई स्कूल में सब मुझे हेल्थ वाले भैया बुलाते थे। मैंने बात घुमाते हुए एक खाली बेड की तरफ कदम बढ़ाए। देखो यहाँ एक खाली बेड है ना, मैं यही सो जाऊंगा। पर जैसे ही मैंने बेड पर अपनी तशरीफ रखी, बेड का लकड़ा अचानक से टूट कर अंदर घुस गया। मेरी तो एकदम जोकर जैसी हालत हो गई और मैं उस टूटे बेड में बुरी तरह फंस गया। इसलिए ही तो मैंने कहा था कि यहाँ टोटल 5 ही बेड हैं। लिंगलिंग ने था खार कर अपने हाथ फैला दिए। तू तो एकदम चलती फिरती आफत है। बाय टिएंटियन हंसते हंसते सांस नहीं ले पा रही थी। बाकी सबने भी मेरा जमकर मजाक उड़ाया। यहाँ तक कि बर्फ जैसी ठंडी शू जिंगजिंग के चेहरे पर भी एक छोटी सी स्माइल आ गई। वो मुझे पता है मेरी हालत पे हंसी आ रही है, पर क्या तुम लोग मुझे बाहर निकाली? मैं सच में फंस गया हूँ। मेरी तो हवा टाइट हो गई हंस हंस के। रुको, मुझे थोड़ा और हंसने दो। बाई टिएंटियन की आंखों में हंसते हंसते आंसू आ गए। कोई मेरी रस्सी ही खोल दो यार, मैंने दुखी मन से बोला। हालांकि मेरे मुंह का टेप तो उन्होंने निकाल दिया था, पर मैं अभी भी बंधा हुआ था। इस टूटे बेड से खुद बाहर आना मेरे बस का काम नहीं था। जब उन ब्यूटीज की हंसी कंट्रोल में आई तो उन्होंने मुझे उस बेड से खींचकर बाहर निकाला। क्या ये बॉन्डेज वाला खेल जरूरी है? बेड से बाहर आने के बाद भी मैं बुरी तरह से रस्सी से बंधा था। कैसा बांधने वाला खेल? ये हम अपनी सेफ्टी के लिए कर रही हैं। टैंग नाना ने एकदम सीरियस चेहरा बनाकर कहा। तो पहले शू जिंगजिंग से कहो कि अपनी विप नीचे रखे। मैंने धीरे से याद दिलाया। जिंगजिंग नीचे रख दो, नीचे रख दे उसको। टैंग नाना ने उसे समझाया। इस बार इस कचरे को छोड़ देते हैं, हमें इसको नए साल पर ठीक करना था ना, शू जिंगजिंग ने बर्फीली आवाज में कहा और मुझे ईयू वाले लुक से घूरा। लेकिन ना चाहते हुए भी उसने अपनी विप नीचे रख दी। ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ी मायूस हो गई। अब क्या करें? क्या इसे सच में हमारे साथ बेड शेयर करना पड़ेगा? बाई टिएंटियन ने अपने क्यूट से गाल फुलाते हुए पूछा। वो 5 मेरे चारों तरफ घेरा बनाकर खड़ी हो गई और आपस में भसर करने लगी। क्या इसको जमीन पर नहीं सुला सकते? इसको टॉयलेट में फेंक देते हैं, इसको काट डालो, इसको भेज दो हॉस्टल वाली आंटी के पास। वो सब चिड़िया की तरह आपस में बोलने लगी और मैं बीच में बैठा ये सब सुनकर डर के मारे फट रहा था। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आएगा। वो ऐसे प्लान बना रही थी जैसे मुझे जिंदा चबा जाएंगी। एक काम करते हैं, हम पर्ची निकालकर डिसाइड करते हैं। ही लिंगलिंग ने थोड़ा दिमाग वाला प्लान दिया। सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगी। उन्हें भी लगा कि ये तरीका ठीक रहेगा। फिर ही लिंगलिंग ने 5 पेपर की स्लिप्स लाई। उन पर सबने अपने अपने नाम लिखे और उन स्लिप्स को एक छोटे से डब्बे में डाल दिया। तू निकाल, टांग नाना ने मेरी तरफ उंगली करके कहा। मैंने डरते डरते अपना हाथ डब्बे के अंदर डाला। सू याओ याओ प्लीज, भगवान प्लीज, ऊपर वाले। बाकी इन 4 खतरनाक खूंखार चुड़ालों के आगे इनके मुकाबले सू याओ याओ एक फरिश्ते की तरह थी। मैंने अपने दिल में सू याओ याओ का नाम जपना शुरू किया और पूरी शिद्दत से प्रेयर की। इस भयंकर सिचुएशन में उसकी ये प्यारी और शांत नेचर ही मेरी आखिरी बचने की उम्मीद थी। जैसे ही मैंने स्लिप बाहर निकाली और उसे खोला तो उस पर लिखा हुआ था बाई टिएंटियन। ये ना, अबे क्या मजाक है? मेरा दिमाग एकदम सुन पड़ गया। मैंने अपना सिर उठाकर बाई टिएंटियन की तरफ देखा। मेरा नाम कैसे आ गया? मैं वापस निकालूंगी। बाई टिएंटियन ने अपनी आंखें फाड़ी और बिना मन के रोते हुए चिल्लाई। अब हो गया जो होना था। टांग नाना चल के आई। उसने बाई टिएंटियन की पीठ थपथपाई और उसे शांत करवाया। इसी बीच ही लिंगलिंग ने चुपके से वो स्लिप वाला बॉक्स अंदर रख लिया और मेरी तरफ एक अजीब सा स्माइल करते हुए देखा। अगर मुझे दिखा कि तूने टियान टियान को तंग किया है। शू जिंगजिंग की नजरें अब और भी ज्यादा नफरत से भर गई थी। उसने मुझे सर्दी भरी नजरों से देखा जैसे कि मैं कोई खतरनाक वायरस हूँ। सू याओ याओ ने बस एक स्माइल के साथ मेरी तरफ देखकर अपना सिर हिलाया और कुछ फालतू नहीं बोली। अब जो किस्मत में लिखा था, मैंने शर्म के मारे अपना सिर खुजलाया और एक झूठी हंसी के साथ टियान टियान से बोला, टियान टियान आज रात थोड़ा ध्यान रखना मेरा। काहे का ध्यान रखना? बाई टिएंटियन ने गुस्से में अपने हाथ कमर पे रखकर बोला और मेरे पैर पर एक जोर की लात मारी और गुस्से से मुंह फुलाए अपने बेड पर चढ़ गई और रजाई से खुद को पैक कर लिया। मैंने अपने इन बंधे हुए हाथों को देखा और आह भरी। मैं फुदकता हुआ सू याओ याओ के सामने गया और धीरे से पूछा, याओ याओ क्या तुम मेरी रस्सी थोड़ी ढीली कर सकती हो? अरे ऐसा थोड़ी होता है। सू याओ याओ ने मुस्कुराते हुए अपना सिर ना में हिलाया। हमें तुझे इस तरह पैक करने में पूरा आधा घंटा लगा था। अरे प्लीज। मैंने अपना सबसे इनोसेंट चेहरा बनाया। देखो मुझे अपना थोड़ा सामान भी तो लगाना है। काम होते ही मैं वापस खुद को रस्सी से बांध लूंगा, पक्का। चलो ठीक है, अभी के लिए थोड़ा लूज कर देती हूँ। आखिरकार
आखिरकार सू याओ याओ मान गई, लेकिन एक कंडीशन रखते हुए बोली, अपनी बात याद रखना। मैंने चैन की सांस ली और उसकी तरफ पीठ करके सीधा खड़ा हो गया ताकि सू याओ याओ मेरी रस्सी खोल दे, लेकिन मेरी नजरें गलती से शू जिंगजिंग की नफरत भरी आंखों से टकरा गई। उसने मुझे घूरा। मैंने शर्म के मारे अपना सिर घुमा लिया, जैसे मैंने उसे देखा ही नहीं। सू याओ याओ ने हल्के हाथों से मेरी कलाई को पकड़ा। वो बहुत आराम से खोल रही थी। जब उसकी सॉफ्ट और नर्म उंगलियों का टच फील हुआ, मेरा दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। हे भगवान, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कॉलेज के पहले दिन मुझे किसी लड़की को टच करने का मौका मिलेगा। हालांकि ये सिचुएशन थोड़ी अजीब सी थी, वो भी इस फटी हुई हालत में। पर सच में लड़कियों के हाथ बहुत ही नरम होते हैं। अरे तेरा हाथ इतना गर्म क्यों है? सू याओ याओ ने अचानक से पूछा। उसकी आवाज में फिक्र साफ सुनाई दे रही थी। नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैंने हकलाते हुए जवाब दिया। मैं मर्द हूं ना, मेरे अंदर एनर्जी ज्यादा होती है, ये सब नॉर्मल है। थोड़ी देर में सू याओ याओ ने मेरी सारी रस्सी खोल दी थी। मैंने राहत की सांस छोड़ी। मेरी बॉडी एकदम हल्की फील हो रही थी। बहुत तंग किया मैंने तुझे याओ याओ। अरे इसमें थैंक्स कैसा, सू याओ याओ ने प्यारी आवाज में कहा। लेकिन एक पल के लिए उसकी नजरें मुझसे मिली तो वो अचानक से शर्मा के अपना सिर नीचे कर ली। मैं एक पल के लिए फ्रीज हो गया। मुझे अजीब सी एक फीलिंग आई जैसे पहले उसे कहीं देखा हो, लेकिन मैंने उस बारे में ज्यादा भसड़ नहीं पाली। धीरे धीरे टाइम बीता गया। पूरी दोपहर काम करने के बाद मैंने अपने सारे कपड़े और सामान जगह पर रख दिए। जब मैंने नजरें ऊपर की तो गलती से कपड़े सुखाने वाले स्टैंड पर पड़े कुछ कपड़ों पे मेरी नजर पड़ गई, और वो अलग अलग डिजाइन वाले अंडरगारमेंट्स थे। वो सबसे बड़ा ब्लैक लेस वाला पक्का टंगनाना का होगा। सही बात है, सिर्फ वही इस साइज को झेल सकती है। पर ये डिजाइन थोड़ा ज्यादा ही हटके नहीं है? कौन पहनता है ऐसी चीजें यार? मैं मन ही मन सोच ही रहा था और मेरी नजर थोड़ी देर वही अटकी रह गई। अचानक मुझे अपने पीछे एक भयंकर मौत जैसी फीलिंग आई। मैंने जैसे ही गर्दन पीछे घुमाई तो सामने सू जिंगजिंग की बर्फ जैसी शक्ल खड़ी थी। मैं कुछ भी बहाना बनाता उससे पहले ही मेरी कमर पर एक लोहे जैसा मुक्का पड़ गया। अटैक! मेरी रोने की आवाज पूरी बैल्कनी में गूंज गई। रूम में वापस आने के बाद मुझे साफ फील हो रहा था कि सू जिंगजिंग अब मुझे पक्का जान से मार देगी। अपने बेड पर बैठकर मैं काफी डीप सोच में पड़ गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये एक न एक दिन तो मुझे सच में ज़िबह कर ही देगी। रात गहरी हो गई थी। मैं अपने बेड पर बैठा हुआ था, थोड़ा डरते हुए। मैंने अपना मुंह सू याओ याओ की तरफ घुमाया। वो याओ याओ बुक रीड करते हुए सू याओ याओ ने अपना सिर ऊपर किया। क्या हुआ? क्या मैं वापस रस्सी बांध दूं? नहीं नहीं नहीं, मैंने एकदम फट से मना किया। बात वो नहीं है तो क्या तू खुद अपने आप को बांधेगा? सू याओ याओ ने एकदम सीरियस चेहरा बनाकर पूछा। अरे नहीं यार, मैंने सर पे हाथ मार लिया। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता था कि ये सब लोग मेरी लेने पर क्यों तुली हुई हैं? ये अजीब सा सवाल है। सू याओ याओ ने एक प्यारी सी स्माइल दी, क्योंकि आखिरकार तू एक लड़का है और हमारी रूम में रह रहा है तो थोड़ी बहुत टेंशन तो होगी ही ना सबको। पर भाई, मैंने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया? मैंने चिढ़कर हल्के से बोला। नाना की छाती पे गिर के बेहोश होने का नाटक करना और हमारे अंडरगारमेंट्स को ताड़ना। सू याओ याओ ने मुस्कुराते हुए मेरी हरकतें गिनाई। पर सच बताऊं तो मुझे फेंग युआन बिल्कुल बुरा नहीं लगता। मैं एक सेकंड के लिए सुन्न रह गया। सच्ची में? सच में? हाँ। सू याओ याओ ने हल्के से अपना सिर हाँ में हिलाया। ये तो कॉलेज वालों ने करा है ना, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहती कि तू बीच सड़क पर रात बिताए। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी गर्मी और खुशी दौड़ आई। मेरी दिन भर की सारी थकन एक झटके में खत्म हो गई। कितना बुरा होता तेरा हाल। ये सुनकर भाई मेरे तो जैसे आंसू ही निकल आने वाले थे। याओ याओ, क्या मैं आज रात तुम्हारे साथ सो सकता हूँ? मैंने टेस्ट करते हुए उससे पूछा। तू सपने देखना बंद कर दे। सू याओ याओ ने सिर हिलाया और एकदम सख्त आवाज में बोली, तू चुपचाप टियान टियन के साथ ही सोएगा, समझा? लेकिन बाई तियन तियन का मुझे अपने बेड पर आने देने का कोई इरादा नहीं लग रहा था। देखो उसे, वो अभी भी खुद को रजाई में एक समोसे की तरह पैक करके बैठी थी और अपना पूरा एरिया ब्लॉक कर रखा था। वो सच में मुझसे चिढ़ती थी और मेरे साथ अपना बेड शेयर नहीं करना चाहती थी। हाँ, मुझे भी तेरे साथ नहीं सोना, बाई तियन तियन ने अपना मुंह फुलाकर गुस्से में कहा। मुझे अचानक लगा जैसे अभी जो थोड़ी सी राहत मिली थी वो एकदम गायब हो गई। मेरे दिल पर किसी ने जोर से छुरा घोंप दिया था। अरे यार, अब जो भी हो, ये पर्ची तूने खुद निकाली है, अब तो भुगत। सू याओ याओ ने आ भरते हुए कहा। तू जाकर पहले नहा ले, हमारी टियान तियान को साफ सफाई बहुत पसंद है। तेरी इस बदबूदार हालत में वो तुझे बेड पर कैसे आने देगी? मुझे उसकी बात एकदम सही लगी, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं एक बार और नहा लेता हूँ। मैं अपने कपड़े पकड़कर बाथरूम के दरवाजे तक गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरी नजरें सीधा टैंग नाना की आंखों से जा टकराई। फिर से एक ऐसी अजीब और सांस रोक देने वाली टाइमिंग। मैंने शर्म के मारे बस इतना ही बोला, नहाना था। पर टैंग नाना का चेहरा एकदम गुस्से से काला पड़ गया। मैंने फटाफट दिमाग लगाया और चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया और अपने कपड़े उठाकर दूसरे बाथरूम की तरफ भाग गया। बाथरूम के अंदर आकर मैंने अपने कपड़े उतारे। जैसे ही मैं शावर चालू करने वाला था, मुझे अचानक से एक अजीब सी ठंडक फील हुई। बगल वाले बाथरूम से पानी गिरने की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। उस आवाज ने मुझे बिना मतलब के ही अंदर से थोड़ा गर्म कर दिया और जब मैंने शावर ऑन किया तो आग जैसे उबलते हुए पानी ने मेरे ऊपर गिरते ही मुझे जला दिया और मैं आ करके चिल्लाने
लगा। क्या चिल्ला रहा है बे? टैंग नाना ने दीवार के उस पार से गुस्से में आवाज लगाई। नहीं, कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा गाना गा रहा था। मैंने जल्दी से एक बहाना बनाया। बंद कर अपना रोना, कान फट रहे हैं, तेरी आवाज सुनकर ही मुझे इरिटेशन होती है। टैंग नाना की ये बातें मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ की तरह लगी। हार मानकर मुझे इस उबलते हुए पानी की सजा झेलनी पड़ी। इस बाथरूम के नल से पानी का टेम्परेचर सेट ही नहीं हो रहा था, तो मुझे चुपचाप इस आग को सहना पड़ा। लेकिन मेरे दिमाग में अपने आप ही बगल वाले बाथरूम का नजारा घूमने लगा। मेरी पूरी बॉडी में एक अलग ही गर्मी दौड़ने लगी थी। जब मैं नहाकर बाथरूम से बाहर आया तो मेरी टक्कर सीधा टैंग नाना से हो गई। उसे देखते ही मेरी आंखें जैसे वही अटक गई। मैंने जल्दी से अपना थूक निगला, पीठ घुमाई और अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में ठूसने लगा। ओए हेलो, तू ये यूज नहीं कर सकता, मेरे बगल से एक आवाज आई। मैंने पीछे घूमकर देखा तो वहां हे लिंगलिंग थी। वो अपनी उंगली से मेरे सीने पर पो कर रही थी और उसने गुस्से से तेवर बदल रखे थे। क्यों भाई? मैंने कंफ्यूज होकर पूछा, जबकि मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि मेरी नजरें उसकी बॉडी पर ना जाए। मेरे सामने खड़ी दोनों ब्यूटीवीज का फिगर इतना ज्यादा हॉट था कि किसी का भी कंट्रोल खोना एकदम आम बात थी। मैं नहीं चाहती कि मेरे धुले हुए कपड़ों में किसी लड़के की बदबू आए। हे लिंगलिंग ने एकदम सीरियस होकर कहा, सही बात है, अगर तूने यूज कर लिया तो हम अपने कपड़े कैसे धोएंगी? टैंग नाना ने भी सपोर्ट किया। उसकी आवाज में मेरे लिए फुल यू वाली फीलिंग थी। असल में मेरा थोड़ा बहस करने का मन था, पर उन दोनों को देखकर मुझे समझ आ गया था कि इनके आगे मेरी दाल नहीं गलने वाली। इसलिए मैं चुपचाप घुमा और वॉश बेसिन के पास जाकर अपने हाथ से कपड़े धोने लगा। मुझे शांति से काम करते देख उनके चेहरे पर थोड़ी शांति आई। फिर वो दोनों घूमकर अपने रूम में वापस चली गई। सच में यार, लड़की और लड़कियों का एक साथ रहना ये किसी टॉर्चर से कम नहीं है। मैंने एक लंबी सांस छोड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी इज्जत और दिमाग की किसी ने ऐसी तैसी कर दी हो। अचानक एक कोमल सी छोटी लड़की के हाथ ने एक ब्रश उठाया और मेरे सामने कर दिया। ये ले ब्रश, उसने धीमी आवाज में कहा। मैंने सिर उठाकर देखा तो ये बाई तियन तियन थी। उसका क्यूट सा चेहरा अभी भी थोड़ा फुला हुआ था, पर अब वो पहले जितनी गुस्से में नहीं लग रही थी। थैंक्स यार, मैंने ब्रश लेते हुए कहा। मेरे दिल में अचानक से एक सुकून वाली फीलिंग आई। ये नखरे वाली ब्यूटी अभी भी रजाई में पैक थी, बस उसकी मुंडी और चेहरा बाहर था। उसकी चमकती आंखों को देखकर मेरा दिल फिर से फिसल गया। तू थोड़ा सुधरा हुआ लग रहा है, इसलिए आज ये मैडम तुझे अपने साथ सोने की परमिशन देती है, बाई टीएनटीएन ने फुल टशन और ठंडी आवाज में अनाउंस किया। लेकिन तुरंत उसने ऐड किया, पर सुन ले, दिमाग में कोई फालतू कचरा मत लाना, 1% भी कोई गंदा ख्याल नहीं आना चाहिए, समझा? मैंने फटाफट अपना सिर हाँ में हिलाया। हाँ, मैं एकदम शराफत से रहूंगा। यू कमीने, बाई तियन ने अजीब सी शक्ल बनाई। मैं पहले ही क्लियर कर रही हूँ, अगर तूने थोड़ी सी भी उंगली की तो मैं तुझे लात मारकर बेड से नीचे फेंक दूंगी। मैं प्रॉमिस करता हूँ, एकदम चुपचाप सोऊंगा, मैंने डर और इज्जत के साथ जवाब दिया। दिमाग खराब, बाई तियन न जाने क्यों चिल्लाई। उसके बाद वो अपनी रजाई ओढ़कर बेड पर चढ़ गई और वापस एक समोसे जैसी पैक हो गई। तो मैं लाइट बंद कर रही हूँ, टैंग नाना ने धीरे से बताया और लाइट ऑफ कर दी। पूरे रूम में एकदम सन्नाटा छा गया, बस खिड़की से चांदनी की हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। मैं बाई तियन के बेड के पास खड़ा था। थोड़ा डर लग रहा था, पर उससे ज्यादा तो मेरी एक्साइटमेंट आसमान छू रही थी। आखिरकार वो वक्त आ गया, एक टॉप कैंपस ब्यूटी के साथ एक ही बेड पर सोना। भाई ये किसी हसीन सपने से कम नहीं था। मैंने एक गहरी सांस ली और एक एक स्टेप करके बेड की सीढ़ियां चढ़ने लगा। और बस जैसे ही मैं ऊपर पहुंचने वाला था, बाई तियन ने अपने सफेद सॉक्स वाले नरम पैरों से बिना किसी रहम के सीधा मेरे चेहरे पर लात जड़ दी और मैं सीधा बैम करके जमीन पर आकर गिरा। पागल हो गई है क्या? आह! मैं दर्द से चिल्लाया। मेरे मुंह पर एक भयंकर लात पड़ी थी और मैं सीधा अपने पिछवाड़े के बल जमीन पर गिरा था। तियन, क्या तू मेरे बेड पर आने का स्वागत ऐसे ही करने वाली है? हालांकि पूरा अंधेरा था और मुझे बाई तियन की शक्ल नहीं दिख रही थी, पर उसके अंदर से जो आग निकल रही थी उससे मैं समझ गया कि वो इस वक्त गुस्से से फाटी जा रही है। क्या और भी कोई तैयारी करनी बाकी है? मैंने जमीन से उठते हुए डर डर के पूछा। मैं तो अभी नहा कर आया हूँ, मैं एकदम साफ हूँ। मैं उसकी बात नहीं कर रही बेवकूफ, बाई तियन की आवाज में आग भरी हुई थी। तो क्या मुझे बेड पर आने से पहले कोई वार्म अप एक्सरसाइज वगैरह करनी है क्या? मैंने एकदम मासूम शक्ल बनाकर पूछा। कौन सा वार्म अप गधे? बाई तियन मेरी इस अजीब बेवकूफी से तंग आ चुकी थी। उसकी फ्रस्ट्रेशन अपीक पर थी। उसने मुझे फिर से एक लात मारने के लिए अपना पैर उठाया, पर मेरी इस बेचारी और दुखी शक्ल को देखकर उसने अपना पैर रोक लिया, पर उसकी सांसें अभी भी गुस्से से तेज चल रही थी। तेरी अपनी रजाई कहाँ है गधे? बाई तियन ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए पूछा। रजाई? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वो तो सूटकेस में पड़ी है, तो निकाल उसको। क्या तू सच में मेरे साथ एक ही रजाई में घुसने का प्लान बना रहा था? बाई तियन की आवाज गुस्से से और तेज हो गई। मेरा दिमाग अचानक से चमका। अरे हाँ, मैं तो ये भूल ही गया था। मैंने फटाफट अपने बैग से अपनी रजाई निकाली और कंधे पर उठा ली। उसी वक्त रजाई में पैक बाई तियान का चेहरा
शर्म के मारे कानों तक लाल हो चुका था। अगर इस ठरकी ने ये बोल दिया होता कि वो रजाई लाया ही नहीं है तो वो डेफिनेटली बिना कुछ सोचे समझे मुझे एक और जोरदार लात मार देती। असल में बाई टियानतियन के लिए भी किसी लड़के के साथ एक ही बेड शेयर करने का ये पहला मौका था। वो अंदर ही अंदर डर से फट रही थी और उसके इतने नखरे करने के पीछे एक सबसे सॉलिड रीजन था। उसे हमेशा से बिना कपड़ों के सोने की आदत थी। इससे पहले वो इतनी देर तक खुद को रजाई में इसलिए पैक करके बैठी थी ताकि वो ट्राई कर सके कि कपड़े पहनकर सोया कैसे जाता है, पर अब उसकी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। अब क्या करूं? वो बेड पर आ रहा है। अगर उसमें गलती से मेरी रजाई खींच दी तो क्या होगा? क्या मुझे प्रिकॉशन के लिए उसे एक और लात मार देनी चाहिए थी? बाई तियानतियन की बॉडी रजाई के अंदर डर से कांप रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। वो इतनी डरी हुई थी कि उसने अपने हाथों को अपनी टांगों के बीच दबा लिया। उसे डर था कि अगर उसने थोड़ा सा भी मूव किया तो मुझे शक हो जाएगा। और मैं क्या कर रहा था? मैं शांति से अपनी रजाई को उठाकर धीरे धीरे बेड पर चढ़ रहा था और पूरी तरह अलर्ट था कि बाई तियानतियन की फ्लाइंग किक कहीं वापस ना आ जाए। तियानतियन, क्या तुझे ठंड लग रही है? अंधेरे में मैंने बाई तियानतियन की रजाई को बुरी तरह कांपते हुए देखा। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने पूछ ही लिया। दिमाग मत खा, अपना मुंह बंद रख। बाई तियानतियन अपनी रजाई के अंदर एकदम से बुरी तरह हिली। उसने अपना सिर फटाफट रजाई के अंदर घुसा लिया। उसका पूरा चेहरा एक उबले हुए टमाटर की तरह लाल हो चुका था। इसकी दिमाग में क्या बसर चल रही है? मैंने मन में सोचा। मैंने डिसाइड किया कि अब मुंह बंद रखना ही बेटर है, वरना फ्री में 2 से 4 लातें और खानी पड़ जाएंगी। मैं आराम से बेड पर लेटा और एकदम चौकन्ना होकर एक आंख से बाई टियानतियन को घूरा। जब मुझे तसल्ली हो गई कि अब वो और लाते नहीं मारेगी तो मैंने भी उसकी तरह रजाई लपेटी और खुद को एक स्प्रिंग रोल की तरह पैक कर लिया। मेरी नजरें चुपके से वापस मेरे साइड में लेटी बाई टियानतियन पर गई। वो मेरी तरफ पीठ करके लेटी थी। उसने खुद को एक सॉसेज की तरह पैक कर रखा था, सिर्फ उसकी प्यारी सी मुंडी बाहर थी। बस इस तरह हम दोनों शांति से लेट गए। रूम की हवा में एक अजीब सी ऑकवर्डनेस और भयंकर टेंशन फैली हुई थी। मैं बार बार अपने दिमाग को ऑर्डर दे रहा था कि कोई अजीब बातें ना सोचे, पर कमबख्त मेरे दिल की धड़कन आउट ऑफ कंट्रोल होकर इंजन की तरह भागने लगी। और उसी टाइम बाई तियानतियन रजाई के अंदर डर के मारे पागल हो चुकी थी। एक तरफ उसे ये डर खाए जा रहा था कि कहीं मुझे पता ना चल जाए कि उसने कपड़े नहीं पहने हैं, और दूसरी तरफ उसे लग रहा था कि थोड़ा सा हिलने डुलने पर ही मेरा शक और बढ़ जाएगा। थोड़ी देर बाद बाई तियानतियन से कंट्रोल नहीं हुआ। उसने आहिस्ता से अपना सिर घुमाया, ये चुपके से चेक करने के लिए कि मैं सो चुका हो या नहीं। जैसे ही वो थोड़ा और पास आई, उसकी आंखें सीधा अंधेरे में चमकती हुई मेरी आंखों से जा टकराई। क्या? बाई तियानतियन डर के मारे पीछे हो गई। उसने अपना मुंह वापस अपनी रजाई में घुसा लिया, अपने दोनों हाथों को सीने पर टाइटली दबा लिया। उसका चेहरा आग बबूला हो चुका था और कानों तक जल रहा था। मुझे भी बहुत ज्यादा अजीब फील हो रहा था। मैं तो अभी बस सोने ही वाला था, लेकिन उसकी डर और घबराहट वाली आंखों ने मेरी नींद चुरा ली थी। अब क्या ही बताऊं, अब मैं थोड़ी ना सो पाऊंगा। और उधर बाई तियानतियन डर और गर्मी के मारे भून चुकी थी। गर्मी और पसीने की वजह से उसकी स्किन थोड़ी चिपचिपी हो चुकी थी और उसे बहुत इरिटेटेड फील हो रहा था। ये बेशरम इंसान अब तक सोया क्यों नहीं? बाई तियानतियन ने दिल में मुझे गाली दी। इस हालत में मैं पहले कैसे सो सकती हूँ यार? दिमाग की दही हो गई। वो बहुत टाइम से एक ही पोजीशन में लेटी थी। इसकी वजह से उसकी आधी बॉडी एकदम सुन्न पड़ चुकी थी। तियानतियन, मैं बेड के कोने पर सोने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुझे बिल्कुल टच नहीं करूंगा। मेरी ये बात सुनकर उसे अचानक थोड़ी तसल्ली हुई और उसने करके हल्का सा जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर मैंने आखिरकार चैन की सांस ली। मैं करवट बदलकर दूसरी तरफ मुंह करके लेट गया, पर जैसे ही मैं घुमा मेरी तो हवा ही टाइट हो गई। डर के मारे मैं बेड से उछलने ही वाला था। सामने शू जिंजिंग बेड के पास खड़ी थी और उसके हाथ में एक हथौड़ा था। मैंने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि मेरे मुंह से डर के मारे कोई आवाज ना निकल जाए। शू जिंजिंग के चेहरे पर एकदम जीरो एक्सप्रेशंस थे। उसने पंजों पर खड़े होकर चुपचाप बेड के ऊपर झांका। मैंने अपनी आंखें टाइट बंद कर ली थी ताकि उसे मेरी तरफ से कोई शक ना हो। जब उसने देखा कि मैं कोई हरकत नहीं कर रहा हूं, तब जाकर शू जिंजिंग अपना हथौड़ा लटकाते हुए आराम से झूलते झूलते अपने बेड पर वापस चली गई। भाई साहब, ये कैसी पागल लड़कियां हैं यार? मेरी तो आत्मा ही निकल रही थी डर के मारे। मेरे माथे पर ठंडे पसीने छूट रहे थे, पर थोड़ी देर में मुझे भयंकर नींद आने लगी और मैं गहरी नींद में चला गया। उधर बाई तियानतियन भी थककर धीरे धीरे सो चुकी थी। पता नहीं कितना टाइम बीता, उसने एक सपना देखा। सपने में मैंने उसकी रजाई खींच ली थी। वो छूटने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर उससे हिला तक नहीं जा रहा था। बाई तियानतियन अचानक से झटका खाकर नींद से उठी। जब उसे समझ आया कि वो सिर्फ एक सपना था, तो उसने चैन की सांस ली। उसने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा और पाया कि मैं अभी भी घोड़े बेचकर सो रहा हूँ। सपने में मेरा वो ठरकी चेहरा और कमीनी हंसी याद आते ही उसने गुस्से में आकर मुझे एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। उसी वक्त मैंने नींद में ही अपना पेट पकड़ लिया और मेरे चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था, पर मैं उठा नहीं। बाई तियानतियन ने फिर से अपनी रजाई टाइट की और तब जाकर
वो आराम से सो गई। सुबह हुई तो मैंने नींद में ही अपनी आंखें खोली। मुझे फील हुआ कि मेरा हाथ किसी बहुत ही नरम सी चीज पर रखा हुआ है। और हाँ, फील तो सच में एकदम मस्त आ रहा था, पर अगले ही सेकंड मेरी नींद एकदम उड़ गई। मेरा हाथ गलती से बाई तियानतियन की पतली सी कमर पर रखा हुआ था। कल रात की सारी भसड़ मेरे दिमाग में सुनामी की तरह वापस आ गई। मैंने फटाफट अपना हाथ पीछे खींच लिया। जैसे ही मैंने गर्दन नीचे की, मेरी फटी की फटी रह गई। सामने का नजारा तो और भी ज्यादा खतरनाक और हॉट था। बाई तियानतियन की रजाई सरककर नीचे गिर चुकी थी और उसकी गोरी चमकती हुई स्किन साफ साफ दिख रही थी। उसकी लंबी गर्दन, कातिलाना कॉलर बोन और रजाई के अंदर से थोड़ा थोड़ा दिखता हुआ उसका चिकना पेट और वो उभार, गोल गोल एकदम बाउंसी। क्या यही वो नरम नरम खरगोश हैं जिनकी बात सब लड़के करते हैं? मेरा दिमाग तो जैसे वहीं पर क्रैश हो गया। और सबसे बड़ी आफत तो ये हुई कि ठीक उसी टाइम बाई तियानतियन की पलकें हिली और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। खेल खत्म, मैं तो गया, आज तो मेरी मौत पक्की है। जैसे ही हमारी आंखें मिली, मेरी आंखों के सामने मेरी पूरी जिंदगी मूवी की तरह चलने लगी। अब मैं क्या करूं? सही बात है, अभी ऐसा नाटक करना ही ठीक रहेगा कि मैंने कुछ देखा ही नहीं है, पर मैं बोलूं क्या? रूम में भयंकर टेंशन और ऑकवर्डनेस फैली हुई थी। अगले ही सेकंड जब उसने अपनी खुद की बिना कपड़ों वाली बॉडी देखी तो उसके होश उड़ गए। गुड मॉर्निंग, मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाकर बोला ताकि थोड़ी शांति मिले, पर सामने बैठी बाई तियानतियन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसकी आंखें एकदम फिक्स थी, जैसे उसकी आत्मा ही बॉडी छोड़ चुकी हो। हम दोनों बेड पर एक दूसरे को ऐसे ही घूरते हुए बैठे थे, बिना एक लफ्ज बोले। मैं साफ फील कर पा रहा था कि बाई तियानतियन की गर्म सांसें मेरे चेहरे पर लग रही हैं और मेरी तो सांस लेने में भी फटी पड़ी थी। एक काम कर, तू पहले अपने कपड़े पहन ले, मुझसे अब और ये टेंशन नहीं झेली जा रही थी। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी रजाई खींचकर उसकी नंगी बॉडी को कवर करने लगा, पर गलती से मेरी उंगली उसके उन नर्म एसेट से टच हो गई और मेरे पूरे बदन में करंट सा दौड़ गया। बाप रे, कितना नरम था। पर जब मैंने रजाई खींची तो वो उसके आसपास अटक गई। मैंने उस आगे पीछे कुछ नहीं सोचा और एक झटके से उसे खींच लिया। आखिरकार मैंने इस आफत को रजाई से ढक दिया। मैंने फटाफट अपनी रजाई उठाई और किसी चोर की तरह बेड से कूदकर भागा। सिर्फ उसकी वो टमाटर जैसी लाल शक्ल ही बता रही थी कि अभी अभी वहां क्या कांड हुआ है। फेंग युआन ने मुझे रजाई ओढ़ाई, पर वो मेरे साथ क्यों सो रहा था? कल रात शायद पर्ची मेरे नाम की निकली थी, पर वो भागा क्यों? क्या उसने मेरी... रुको, उसने सब देख लिया। उस वक्त बाई तियानतियन को फील हुआ जैसे उसके कानों के पास से आंसू की गर्म बूंदें गिर रही हैं। खत्म, अब मैं मर जाऊंगी। उसका सबसे बड़ा सीक्रेट पकड़ा गया था और वो भी एक लड़के ने देख लिया था। उसने रजाई के अंदर अपनी बिना कपड़ों वाली बॉडी को देखा और फिर मेरा वो रजाई खींचने वाला एक्शन याद किया। उसे सच में जमीन फटने का और उसमें समा जाने का मन कर रहा था। उसने डर के मारे दरवाजे की तरफ देखा। मैं तुझे वार्निंग दे रही हूँ, कोई फालतू हरकत मत करना। अगर तूने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं... वो आ रही है। दरवाजे की दरार से मैंने देखा कि बाई तियानतियन उठ चुकी है, तो मैंने बिना सोचे समझे सीधा हेलिंगलिंग वाले बाथरूम में घुस गया। बाई तियानतियन और शू जिंगजिंग दोनों एक साथ बालकनी की तरफ आईं। बाई तियानतियन ने कपड़े पहन लिए थे, पर उसके चेहरे की लाली अभी तक गायब नहीं हुई थी। शू जिंगजिंग के बाल एकदम बिखरे हुए थे और उसके होठों के साइड में थूक लगी हुई थी। तियानतियन, तेरा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? बाई तियानतियन ने उसकी बात सुनी ही नहीं। उसका दिमाग अभी भी सुबह वाले कांड पर ही अटका हुआ था। तियानतियन, क्या हुआ? तबीयत खराब है क्या? शू जिंगजिंग ने अपना चेहरा उसके चेहरे से चिपका लिया। सच में ठीक है ना? जिंगजिंग, गुदगुदी हो रही है, तंग मत कर। बाई तियानतियन ने शू जिंगजिंग को हल्का सा पीछे ढकेला। उस कमीने ने कल रात तेरे साथ कोई उल्टी सीधी हरकत तो नहीं की ना? शू जिंगजिंग एकदम सीरियस लग रही थी। उसकी हमेशा ठंडी रहने वाली शक्ल इस वक्त थोड़ी क्यूट लग रही थी। नहीं नहीं, उसने कुछ नहीं देखा, बाई तियानतियन ने घबरा कर जवाब दिया। क्या नहीं देखा? शू जिंगजिंग ने क्रॉस क्वेश्चन किया। कुछ नहीं। बाई तियानतियन इधर उधर नजर चुराने लगी। तियानतियन, मेरी बात सुन, वो एक नंबर का कचरा इंसान है। कल रात मैं बालकनी में अपना हथौड़ा लेने आई थी और मैंने उस फेंग युआन को हमारे टांगे हुए अंडरगारमेंट्स को घूरते हुए पकड़ा। शू जिंगजिंग बोलते बोलते और गुस्से में आने लगी। बाथरूम के अंदर मैंने अपना एक पैर दरवाजे पर टिका रखा था और मेरी पूरी बॉडी हीलिंग लिंग से एकदम टाइट चिपकी हुई थी। ऐसा भी हुआ था, हीलिंग लिंग मेरे नीचे दबी हुई थी और हल्के से बड़बड़ाई। उसका चेहरा मुझे देखकर और ज्यादा ईयू वाला हो गया था। वो एक एक्सीडेंट था, कसम से। मैंने सफाई दी। तू कब तक ऐसे ही मेरे ऊपर चिपका रहेगा? उसने गुस्से से तेवर बदल कर पूछा। वैसे तू ऐसा छुप क्यों रहा है? अभी नहीं बता सका, बाद में समझाऊंगा। तो मैं तेरे साथ यहाँ क्यों छुप रही हूँ? अरे प्लीज जा मत, अगर तू बाहर चली गई तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा ना। और हाँ, उसने स्पेसिफिकली तेरे और नाना के कपड़ों को सबसे ज्यादा देर तक ताड़ा था। बाहर से शू जिंगजिंग की आग बबूला बातों ने बाथरूम के अंदर हम दोनों के बीच की सिचुएशन और भी ऑकवर्ड
फॉरवर्ड कर दी। तब जाके मेरा ध्यान अपने चेस्ट पर चिपकी उस बहुत ही नरम चीज पर गया। जैसे ही मैंने ही लिंगलिंग का गुस्से से लाल चेहरा देखा, मैंने फटाफट शर्म के मारे अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। अच्छा, तो उसे वैसे बड़े साइज पसंद है? बाई टियन टियन के दिल में एक अजीब सी फीलिंग आई, जैसे उसे ये बात सुनकर थोड़ा लूसा लूसा फील हो रहा हो। टियन टियन, तू बोल क्यों नहीं रही? शू जिंगजिंग ने पूछा। कुछ नहीं, चल जल्दी ब्रश कर ले, तेरी क्लास भी तो है थोड़ी देर में। हाँ यार। बाथरूम के अंदर हम दोनों को मजबूरी में उसी चिपकी हुई पोजीशन में खड़ा रहना पड़ा। ही लिंगलिंग लाइफ में पहली बार किसी लड़के के इतने पास आई थी, और ऊपर से मैं काफी लंबा चौड़ा था और उससे इतना टाइट चिपका हुआ था कि उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। उसने अपने दोनों हाथ मेरे सीने पर रखकर मुझे ढकेलने की कोशिश की और अपने दिमाग को शांत करने लगी। मेरी हालत भी कहाँ ठीक थी। आज सुबह सुबह इतना खतरनाक और हॉट नजारा देखा था, और अब इस फाड़ू फिगर वाली ही लिंगलिंग के साथ एकदम दब कर खड़ा था। उस पल मेरी हवा टाइट थी और मुझे अंदर ही अंदर बड़ा अजीब फील हो रहा था। बहुत देर बाद जब बाई टियन टियन और शू जिंगजिंग बालकनी से चले गए, तब जाके हम दोनों ने आखिर कार चैन की सांस ली। हाश, चली गई तो अब छोड़ेगा या नहीं? क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही चिपका रहेगा? ही लिंगलिंग ने मुझे आंख दिखाकर घूरा। मैंने जल्दी से उसे पीछे छोड़ दिया। ही लिंगलिंग ने मुझे तीखी नजर से देखा और हम दोनों बाथरूम से बाहर आए। मेरी तो जान ही निकल गई थी। उसने धीरे से खुद से कहा, तूने मुझे डराया था, मुझे लगा तू ठरकी सच में कोई घटिया हरकत करने वाला है। अरे मैं इतना गिरा हुआ भी नहीं हूँ, मैंने जल्दी से अपनी इज्जत बचाने के लिए बोला। फिर तू ये बता कि तूने बाई टियन टियन के साथ अंदर क्या किया? ही लिंगलिंग अचानक मुझे एक अजीब सी स्माइल के साथ देखने लगी। अरे कुछ नहीं था, छोटी सी बात ही, बताने लायक कुछ नहीं है। कहीं तूने? वो बोलते बोलते रुक गई। पागल है क्या? एक ही दिन तो हुआ है मिले हुए, और वैसी भसड़ तो नामुमकिन है। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, और वैसे भी मुझे बाई टियन टियन की मैटर से कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा मुझे तो अब तू ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। मुझे अचानक लगा कि इस लड़की की हंसी में बड़ा झोल है। तभी दूसरे बाथरूम से पानी की आवाज आई। सू याओ याओ ने दरवाजा खोला और आराम से बाहर आई। हम दोनों के तो तोते उड़ गए थे उसे देखकर। सू याओ याओ बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। उसके चेहरे पर वही स्माइल थी और वो बिना हमारी तरफ देखे हमारे बीच से निकल गई। सू याओ याओ की पीठ को देखते हुए मैंने और ही लिंगलिंग ने एक दूसरे को शक भरी नजरों से देखा। क्या सू याओ याओ ने सब कुछ सुन लिया था? जो बाहर बातें हो रही थी वो भी, और जो बाथरूम के अंदर चल रहा था वो भी? क्या उसे सब पता चल गया था? मैं पहले जाके कचरा फेंक आती हूँ, ही लिंगलिंग ने गड़बड़ाते हुए जल्दी से कहा। हाँ हाँ जा, मैं भी यहाँ थोड़ा ब्रश कर लेता हूँ। मैंने फटाफट एक बहाना बनाया। मेरी तो ऐसी हालत थी कि धरती फटे और मैं समा जाऊँ। नहाकर निकली सू याओ याओ से एकदम फ्रेश और मस्त खुशबू आ रही थी। वो आराम से अपनी क्लास की बुक्स सेट करने लगी। फिर बगल वाले ड्रॉर से उसने एक छोटा सा बॉक्स निकाला और साथ साथ मस्ती में गुनगुना रही थी। तभी टैंग नाना अंगाई लेते हुए अपने बेड पर बैठी। अरे बाप रे, इतना लेट हो गया? टैंग नाना जल्दी से बेड से कूदी और तेजी से बाथरूम की तरफ भागी। उसने रास्ते में देखा कि बाई टियन टियन टमाटर की तरह लाल शक्ल लिए सिर झुकाए खड़ी थी। पता नहीं क्या सोच रही थी। थोड़ा और आगे आई तो उसने ही लिंगलिंग को शर्म से मुंह छुपाते हुए बाहर भागते देखा। इस सब भसड़ ने टैंग नाना का दिमाग हिला कर रख दिया। मैं ब्रश कर रहा हूँ, मैं मस्त ब्रश कर रहा हूँ। मैं शीशे के सामने पागलों की तरह अपने दांत घिस रहा था, जैसे इस ब्रश के साथ आज सुबह की वो सारी कान वाली मेमोरीज भी साफ हो जाएंगी। एक के बाद एक सबको आज दौरे क्यों पड़ रहे हैं, और खासकर ये फेंग युआन, इसे देखकर ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है। हालांकि एक पूरी रात बीत चुकी थी, पर उसे अभी भी ये बात हजम नहीं हो रही थी कि एक लड़का उनके रूम में घुसा हुआ है। और सबसे बड़ी आफत तो ये थी कि कल रात की पर्ची के सीक्वेंस के हिसाब से आज मेरी बारी थी उसके साथ सोने की। मैं अपनी धुन में लगातार ब्रश घिस रहा था। तभी मैंने शीशे से देखा कि टैंग नाना मुझे कातिलाना नजरों से घूर रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आया। अब क्या हुआ भाई? अब मैंने क्या कांड कर दिया? सबके सब मुझे ऐसे ताने मारने वाली नजर से क्यों घूर रहे हैं? मैंने बच बच कर पूछा। वो नाना, देखो ना, मैं पिछले 1 महीने से कॉलेज नहीं आया था, एकदम नया लौंडा हूँ इधर। हालांकि मैंने एडमिशन वाले सारे झोल तो सेट कर लिए हैं। तू बोलना क्या चाहता है? टैंग नाना ने मेरी बात बीच में ही काट दी। बात यह है ना कि मुझे किसी भी क्लास का रास्ता नहीं पता, तो तू कब फ्री होगी मुझे थोड़ा कैंपस दिखाने के लिए? मैं नहीं जा रही, मैं तेरे कोर्स की थोड़ी ना हूँ, मुझे ये सब बोलने का कोई फायदा नहीं है। वैसे तू बाई टियन टियन के पास क्यों नहीं जाता? शायद वो भी फाइनेंस पढ़ रही है। अरे यार, तू जानती है ना उसको मुझसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। कल रात उसके साथ सोकर मेरी हवा टाइट थी, पूरी रात अजीब सा लगता रहा। अब मैं उससे इस बारे में बात नहीं कर सकता। क्यों? टैंग नाना को अचानक मेरा चेहरा देखकर थोड़ा झोल लगा। ना कुछ नहीं, अरे तुम तो सबसे दिल वाली हो, ये मक्खन लगाना बंद कर, मैं तेरी इन बातों में नहीं आने वाली। पर अगर सिर्फ कैंपस में थोड़ा घुमाना है तो वो मैं कर दूंगी। कांड हो गया नाना, बहुत बड़ा झोड़ हो गया। ही लिंगलिंग अचानक आंधी की तरह अंदर भागी आई। लिंगलिंग, क्या हुआ? कैसा कांड? क्या हो गया? टैंग नाना ने उसकी ऐसी फटी हुई हालत देखकर कंफ्यूज होते हुए पूछा। जी बॉक्सियाओ छत से कूदने वाला है। मैं भी उन दोनों के पीछे पीछे हॉस्टल से बाहर भागा। हम सीधा टीचिंग बिल्डिंग की छत की तरफ लगातार दौड़ने लगे। और ये जी बॉक्सियाओ, ये मेरे हाई स्कूल का सबसे खास जिगरी यार था। जब हम वहां पहुंचे तो भीड़ ने पहले ही छत को पूरी तरह जाम कर रखा था। और हाँ, एक पतला सूखा सा लड़का रेलिंग के उस पार खड़ा था। आखिरकार तू आ ही
गई। उस लड़के ने पीछे मुड़कर देखा और एक दुख भरी हंसी हंसा। तुझे नहीं आना चाहिए था, लड़के ने धीरे से बड़बड़ाया। उसकी आंखों में एकदम मौत जैसी उदासी और मायूसी भरी हुई थी। नहीं, मेरा आना जरूरी था। मेरी आंखों में एकदम आग थी, जैसे मैं कोई जंग लड़ने जा रहा हूँ। मैंने भीड़ से बाहर निकलकर एक कदम आगे बढ़ाया। टैंग नाना और ही लिंगलिंग ने एक दूसरे की शक्ल देखी। उनके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि इन दोनों लड़कों को क्या दौरे पड़ रहे हैं। जी बॉक्सिया, पागलपन बंद कर, ऐसे मरने में कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं अपना वो हीरो वाला डायलॉग बोलता रहा। मुझे लगा कि मेरी बातों से उसे हमारी पुरानी दोस्ती और भाईचारा याद आएगा। जी बॉक्सियाओ ने एक शब्द नहीं बोला। मैंने देखा कि उसने आराम से रेलिंग के अंदर जंप मारी और मेरी तरफ एक एक कदम बढ़ाने लगा। उस बेचारे की हालत एकदम लाचार लग रही थी। मुझे लगा कि सच में मेरे शब्दों ने जादू कर दिया है। मैंने जोश में आकर अपने दोनों हाथ फैलाए और जी बॉक्सियाओ की तरफ भागने लगा। पर ऐसी की तैसी जी बॉक्सियाओ सीधा मुझे इग्नोर मारते हुए मेरे आगे से निकल गया और सीधा टैंग नाना के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। और अगले ही सेकंड इस छपरी ने अचानक से फट करके घुटने टेक दिए। नाना, तू आखिर आ ही गई। मुझे पता था तू मुझे मरने के लिए ऐसे अकेले नहीं छोड़ेगी। तुझे पता है, जब मैं वहां ऊपर खड़ा था ना, मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तेरा ही नाम था। मुझे बस एक चांस दे दे प्लीज। जी बॉक्सियाओ ने टैंग नाना का एक हाथ पकड़ा और फुल मजनू मोड में प्रपोज करने लगा। मेरे फैलाए हुए हाथ अभी भी हवा में ही लटक रहे थे और मेरी शक्ल ऐसी हो गई थी जैसे मैंने जिंदा कीड़ा खा लिया हो। भाई, क्या नाटक है, टैंग नाना ने आंखें घुमाते हुए कहा। जी बॉक्सियाओ, मैं तुझे 1000 बार बोल चुकी हूँ, मैं तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। तू हमेशा ये सब ड्रामा क्यों करता है? टैंग नाना का चेहरा भी गुस्से से लाल हो रहा था। वो इस जी बॉक्सियाओ को पहले ही कई बार क्लियर मना कर चुकी थी, पर उसे आइडिया नहीं था कि आज उसे बाहर बुलाने के लिए ये बंदा इतना सस्ता नाटक करेगा। जी बॉक्सियाओ, तू लिमिट क्रॉस कर रहा है। तू मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देता? मैं सच में तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। टैंग नाना ये मुंह पर बोलकर वहां से भाग गई। ही लिंगलिंग भी जल्दी से उसके पीछे भागी। जाते जाते उसने जमीन पर घुटने टेके हुए जी बॉक्सियाओ को एक एकदम घटिया और ईयू वाला लुक दिया। कमीने, भाई लगता है कैंपस ब्यूटी रो रही है। इसकी ऐसी की तैसी, इसने कैंपस ब्यूटी को रुला दिया। अरे भाई साहब, ये तो बर्दाश्त के बाहर है। मारो इस कमीने को। एक ही पल में भीड़ में से कई सारे तगड़े लौंडे कूद कर आगे आए और उन्होंने जी बॉक्सियाओ को घेर कर उस पर लातों की बारिश कर दी। ओए तू इस जी बॉक्सियाओ का ही आदमी है ना? मैंने तुझे अभी बड़ा हीरो बनते हुए देखा था। अरे भाई, मैं तो एक कवि हूँ। मैं तो बस एक कविता गा रहा था और सूरज को गले लगा रहा था। जब मैंने देखा कि इस भीड़ की कातिलाना नजरें अब मुझ पर पड़ रही हैं, तो मैंने फटाफट अपना पल्ला जी बॉक्सियाओ से झाड़ लिया। भाई, मुझे बचा ले, मेरी तो मौत आ गई। जी बॉक्सियाओ जमीन पर पड़ा था। उसका मुंह सूजकर बंदर जैसा हो गया था। लोगों ने उसे पीट पीट कर उसकी शक्ल कुत्ते जैसी बना दी थी। फिर भी वो अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाकर मदद मांग रहा था। साले, अब तुझे मैं दिख रहा हूँ? अभी मेरा नाम मत ले कमीने। मैंने दिल ही दिल में उसे गालियां दी और वहां से ऐसी दौड़ लगाई कि पीछे पलट कर नहीं देखा। अरे सब कहाँ चले गए यार? पैम धड़, मैंने एक जोरदार लात मारकर अपने रूम का दरवाजा खोला। पागल हो गया है क्या? बाई तियन तियन एकदम झटका खाकर डरी। जब उसने देखा कि ये तो मैं हूँ, तो उसने गुस्से में आकर मुझे गाली दी। भाई, मैं तो सच में बस मरते मरते बचा हूँ। मैं जमीन पर धम से बैठ गया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। सबके सब आज पागल की हो गए हैं। बाई तियन तियन गुस्से में खुद से बड़बड़ाने लगी, पर जैसे ही उसने मेरी फटी हुई शक्ल देखी, उसे तुरंत आज सुबह वाला पूरा कांड याद आ गया। उसका प्यारा सा चेहरा एकदम से लाल टमाटर बन गया और उसने फटाफट अपना मुंह घुमा लिया। मेरा दिमाग भी अभी पूरी तरह झोल में था। मुझे लगा ही नहीं था कि इस टाइम रूम में सिर्फ और सिर्फ बाई तियन तियन अकेली होगी। खेल खत्म। मुझे यहाँ वापस आना ही नहीं चाहिए था। अब हो गई भसड़। बाई तियन तियन को टेबल पर सिर रखकर बैठे देख मुझे अचानक से उसके कपड़ों के अंदर की वो कातिलाना और हॉट बॉडी याद आने लगी। मेरे पूरे बदन में गर्मी दौड़ने लगी। तो क्या इसका मतलब कल रात जब वो मेरे साथ सो रही थी तो उसने अंदर कुछ भी नहीं पहना था? मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं अपने दिमाग से उन हॉट नजरों को निकाल दूं, पर यार मेरा दिल एक इंजन की तरह धक धक भाग रहा था। बाई तियन तियन को शायद फील हो गया था कि मैं अजीब सा बिहेव कर रहा हूँ। उसने चुपके से पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। हम दोनों की नजरें जैसे ही टकराईं, रूम की हवा जैसे वही जम गई। अरे बाकी सब कहाँ गए? मैंने एक अजीब और प्लास्टिक वाली स्माइल देते हुए पूछा। जिंगजिंग और याओ याओ तो क्लास के लिए निकल गए। नाना और लिंगलिंग का मुझे नहीं पता। बाई तियन तियन ने अपना चेहरा अपने हाथों के बीच छुपा लिया था। उसकी आवाज एक मच्छर जितनी धीमी निकल रही थी। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो वापस सिर उठाकर मुझे देखे। अच्छा ऐसा है तो चलो, मैं आराम से थोड़ी देर गेम खेल लेता हूँ। मैंने बहुत नॉर्मल बनने की कोशिश की, अपना फोन निकाला और फटाफट उस डेंजर जोन से हटकर बैठ गया। मेरे इस चिल एक्शन को देखकर बाई तियन तियन को अंदर ही अंदर थोड़ा रोना सा आने लगा। ये कैसा इंसान है? खुद चुपके से मेरे कपड़े उतरे हुए देख लिया
और अब ऐसे बैठा है जैसे इसने कुछ किया ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं जैसा जिनजिंग ने कहा था कि इसे सिर्फ नना और लिंगलिंग जैसे बड़े साइज ही पसंद आते हैं। मैं समझ गई, मेरे जैसी नॉर्मल बॉडी को अगर कोई देख भी ले तो किसी लड़के को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। बाई तिएनटियान ने दुखी मन से अपना सिर झुकाकर अपने चेस्ट को देखा। लाइफ में पहली बार उसे टैंग नाना और बाकी सबके आगे अपने फिगर को लेकर थोड़ी शर्म और इन्फीरियोरिटी फील हो रही थी। उधर मैं पूरी शिद्दत से अपने गेम पर फोकस करने की कोशिश कर रहा था, पर दिमाग शांत हो तब ना। और इस चक्करों में मेरा थोड़ा सा ध्यान भटका और सामने वालों ने मेरे अकेले बंदे की ऐसी तैसी कर दी। स्क्रीन पर जब दुश्मनों की चिढ़ाने वाली इमोजीज दिखी तो मैं रोज की तरह गुस्सा नहीं हुआ। मैं उस सबको इग्नोर करके वापस चुपके से बाई तिएनटियान की तरफ देखने लगा। ऐसा लग रहा है ये अभी भी गुस्से में आग बबूला हो रखी है। हाँ, बात भी वही है, बिना कपड़ों के सोई हो और कोई दूसरा लड़का ये सीक्रेट पकड़ ले तो किसी की भी फटेगी। और गलती से मैंने उसे पूरा ठीक से ताड़ भी लिया था। हालांकि मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया, पर अब इस बात के लिए ठीक से माफी मांग लेना ही सही रहेगा। जब बाई तिएनटियान ने मुझे अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसकी अचानक से हवा टाइट हो गई। उसने जल्दी से अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया और नाटक करने लगी कि वो अपने फोन में बिजी है। तिएनटियान, थोड़ी बात कर सकते हैं? मैंने डर डर के पूछा। आज सुबह वाले कांड के लिए आई एम रियली सॉरी। तूने सच में सब ताड़ लिया था, है ना? बाई तिएनटियान ने एकदम धीमी और दुखी आवाज में पूछा। हाँ। भाई, कितनी बड़ी बेइज्जती है। ये लड़का एक नंबर का कमीना है। मुझे कल रात इस बेचारे पर बिल्कुल तरस नहीं खाना चाहिए था। मैं कसम खाता हूँ, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। तेरी बिना कपड़ों के सोने वाली बात अपने तक ही रखूंगा। गधे, ऐसे बेशर्मों की तरह ये बात मेरे मुंह पर क्यों बोल रहा है? बाई तिएनटियान का चेहरा कानों तक एकदम आग की तरह लाल हो गया था। उसने टेबल पर रखा अपना पेन पाउच उठाया और सीधा मेरे मुंह पर दे मारा। वो सच में एक एक्सीडेंट था। असल में उस टाइम मेरी आंखें टोटली बंद थी। अभी भी झूठ बोल रहा है ठरकी इंसान। बाई तिएनटियान ने चिल्लाते हुए एक मोटी सी बुक भी मेरी तरफ फेंक कर मारी। मैंने भी हिलने की या उस बुक से बचने की कोशिश नहीं की। मुझे लगा कि शायद ऐसे मुझे मारकर इसका थोड़ा गुस्सा शांत हो जाए। उस टाइम बाई तिएनटियान गुस्से से ज्यादा शर्म के मारे फटी पड़ी थी और उसे ये भी याद था कि इस लड़के ने खुद से उसके ऊपर रजाई लपेट दी थी। पर एक और बात थी जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, और वो ये थी कि इस ठरकी कमीने ने उसे टॉप टू बॉटम एकदम नंगा देख लिया, पर इसने उसके फिगर को लेकर एक लफ्ज तक नहीं बोला। क्या मेरा फिगर सच में इतना ही नॉर्मल और बेकार है क्या? लेकिन अभी के लिए बाई तिएनटियान ने गुस्से से फूले हुए गालों के साथ मुझे कातिलाना लुक देना बंद नहीं किया। वो देखो, दोपहर होने वाली है। एक काम करते हैं, मेरी तरफ से मैं तुझे मस्त लंच करवाता हूँ, उसी को मेरी माफी समझ लेना। मुझे तेरा लंच नहीं चाहिए। और तू क्या समझ रहा है, मेरे साथ एक बेड पर सोने की कीमत बस एक प्लेट सस्ता खाना है? अरे यार, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। थोड़ी देर बाद मैं और बाई तिएनटियान कॉलेज के कैंटीन में एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। हम दोनों ही अपना सिर नीचे किए खाने को घूर रहे थे और एक दूसरे से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं थी। आसपास बैठे हुए बाकी लौंडे लपाड़ियों की नजरें बार बार हम पर पड़ रही थी और वो फुसफुसाकर बातें कर रहे थे। मेरी तो पूरी पीठ पर कांटे जैसी चुभन फील हो रही थी। आखिर भाई, इस टाइम मैं पूरे कॉलेज की टॉप कैंपस ब्यूटी के साथ लंच कर रहा था। वो तिएनटियान, खाना ठंडा हो जाएगा, थोड़ा शुरू तो करो। मैंने थोड़ी शांति तोड़ते हुए उससे पूछा। बाई तिएनटियान ने धीरे से कहा। उसने चॉपस्टिक्स उठाई पर सिर्फ अकेले चावल के दानों से खिलने लगी। मैंने चुपके से नजरें उठाकर बाई तिएनटियान को देखा। वो छोटे छोटे टुकड़े चबा रही थी और उसके गाल क्यूट तरीके से फूले हुए थे। सच बताऊं, वो एकदम मक्खन और प्यारी लग रही थी। चलो भाई, अब लगता है सब कंट्रोल में है। उसकी शक्ल देखकर लग रहा है कि अब इसने मुझे माफ कर दिया है। ओए सुन फंगयुआन, सच सच बता, तुझे मेरा फिगर कैसा लगा? ये सवाल पूछते वक्त बाई तिएनटियान शर्म के मारे पूरी लाल हो चुकी थी। उसे खुद अंदर ही अंदर लग रहा था कि वो थोड़ी बेशर्म हो रही है, पर क्या करे, उसे इस बात की सच में बहुत ज्यादा पड़ी थी। क्या बोला तूने? मैं अचानक से ये सवाल सुनकर एकदम सुन्न पड़ गया। इसका क्या मतलब था भाई? क्या ये मुझे अब जान से मारकर मेरा खेल खत्म करने वाली है? नहीं खाना मुझे, मेरा मूड खराब हो गया। मेरा ये सुन पड़ा रिएक्शन देकर बाई तिएनटियान गुस्से और शर्म से भर गई और अपनी जगह से उठकर जाने लगी। मैंने फटाफट अपनी जगह से जंप मारी और बाई तिएनटियान के कपड़ों का कोना पकड़ लिया। अरे रुको रुको तिएनटियान, मैं सच सच बता रहा हूँ ना, पक्का? बाई तिएनटियान के कदम वहीं रुके। उसने पीछे मुड़कर मुझे देखा। उसकी आंखों में थोड़ा गुस्सा था पर साथ में बहुत सारी उम्मीद भी थी। क्या तू सच में चाहती है कि मैं बोलूं? मैंने डरते हुए पूछा। जल्दी बोल ना, तू सच में दिमाग खा जाता है। मैंने एक लंबी सांस ली और हकलाते हुए बोला, तेरा फिगर बहुत मस्त है यार, सच में एकदम कड़क। बाई तिएनटियान ने हल्के से नाक सिकोड़ी और हाँ किया। तू कितने मरे हुए मन से बोल रहा है, साफ दिख रहा है कि तू बस मुझे टाल रहा है। मैं टेंशन के मारे अपना सिर खुजलाने लगा। नहीं, मैं कसम खाता हूं, मैं टाल नहीं रहा। तेरी बॉडी के प्रोपोर्शंस एकदम परफेक्ट हैं। जहां कर्व्स होने चाहिए वहां एकदम सही कर्व्स हैं, और तेरी स्किन भी तो इतनी गोरी और चमकती हुई है। ये सुनकर बाई तिएनटियान का चेहरा एक सेकंड में टमाटर की तरह लाल हो गया। बस कर, और मत बोल कमीने। उसकी शक्ल पे शर्म थी पर अंदर ही अंदर वो हवा में उड़ रही थी। उसे फील हुआ कि
ये लड़का बोलने में थोड़ा अनाड़ी जरूर है, पर इसकी पसंद एकदम क्लास है। ठीक है, अब चुपचाप खाना खा। तो अब तू गुस्सा नहीं है? मेरी आंखों में अचानक से चमक आ गई। हाँ, पर सुन ले, आज सुबह जो हुआ वो तू दोबारा कभी नहीं बोलेगा, और अगर तूने गलती से भी किसी को बताया ना तो मैं तुझे लात मार मार कर जान से मार दूंगी। हाँ, एकदम पक्का। मैंने फटाफट हामी भरी। और हाँ, सू जिंगजिंग और तांग नाना को तो गलती से भी मत बताना। ठीक है मेरी माँ, दिमाग में छाप लिया मैंने, कसम से। थोड़ी देर बाद हम दोनों ने खाना खत्म किया और कैंटीन से बाहर आ गए। मैं और बाई टियान टियन एक साथ चल रहे थे। टियान, एक काम कर, तू पहले रूम में चली जा। क्यों, क्या हुआ? अगर हम दोनों साथ में वापस गए और किसी ने देख लिया तो फालतू की भसड़ हो जाएगी। तू निकल, मैं थोड़ा कैंपस में घूम लेता हूँ और रास्ते याद कर लेता हूँ। बाई टियान ने एक सेकंड सोचा और उसे मेरी बात सही लगी। आखिर बाकी लोगों को हमारे रूम की भसड़ के बारे में कुछ नहीं पता था। अगर किसी ने साथ देख लिया तो फालतू में नए कान खड़े हो जाएंगे। ठीक है, मैं पहले जा रही हूँ, और भूलना मत, दोपहर में कॉलेज की बड़ी मीटिंग है। हाँ, मुझे याद है। आखिरकार मैंने इस आफत को वहां से भेज दिया और एक लंबी चैन की सांस ली। तभी मेरा फोन टिंग करके बजा। मैंने नीचे देखा तो ये मैसेज उस छपरी जी बोशाओ का था। फंग युआन भाई, बचा ले मुझे, बहुत सारे लॉन्डो ने मुझे टॉयलेट में घेर लिया है, भाई जल्दी आके बचा ले। 10 मिनट बाद मैं आखिरकार उसी टीचिंग बिल्डिंग के एक टॉयलेट के बाहर खड़ा था। कुछ लौंडे उस टॉयलेट के दरवाजे पर घेरा बनाए खड़े थे और लगातार दरवाजे पर लाते और मुके बरसा रहे थे। अबे फटू, दम है तो दरवाजा खोल पाप के लिए। उनका लीडर, एक पीले बालों वाला छपरी, चिल्ला चिल्लाकर गालियां दे रहा था। दम है तो तू खुद तोड़कर दिखाना दरवाजा। अंदर से जी बोशाओ की फटी आवाज आई। भाई, इनका ये बचपना देकर मेरा दिमाग खराब हो गया। तभी अचानक से मुझे एक आइडिया आया। 2 मस्त फिगर्स मेरी नजरों के सामने से गुजर रहे थे। मैंने अपनी जान हथेली पर रखी और सीधा उन दोनों के पास चला गया। वो शू जिंगजिंग और सू याओ थीं, जो अभी अभी क्लास से निकली थीं। मैंने सीधा उन दोनों की कलाइयां पकड़ी और हवा में ऊपर उठा दी। ओए वहां खड़े हैंडसम लड़कों, क्या हमारा नंबर एक्सचेंज हो सकता है? मैंने एकदम पतली लड़कियों जैसी आवाज बनाकर उनकी तरफ चिल्लाया। और हाँ, मेरे इस खतरनाक झोल ने एकदम जादू का काम किया। पीले बालों वाला और उसके चमचे अचानक से पीछे मुड़े। जब उन्होंने देखा कि आवाज लगाने वाली सू जिंगजिंग और सू याओ जैसी टॉप लेवल कैंपस ब्यूटीज हैं, तो उन्होंने तुरंत टॉयलेट में छुपे जी बॉक्सियाओ को भुला दिया। वो सब अपने अपने छपरी स्टाइल में सबसे कूल पोज मारते हुए हमारी तरफ आने लगे। इससे पहले कि सू जिंगजिंग और सू याओ को समझ आता कि उनके साथ क्या गेम हो गया है, मैंने उनके हाथ छोड़े और सीधा टॉयलेट के दरवाजे की तरफ भागा। जल्दी खोल, मैं हूं, मैंने चिल्लाया। जी बोक्शियाओ ने बाहर शांति देखी तो उसने धीरे से अपना सिर बाहर निकाला। मैंने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। मैंने सीधा उसकी कॉलर पकड़ी और उसे घसीटते हुए वहां से दौड़ लगा दी। सू जिंगजिंग और सू याओ को ये पूरा सीन समझने में काफी देर लग गई। उधर वो पीले बालों वाला छपरी एक बास्केटबॉल थ्रो करने का पोज मारकर अपने चमचों से बोल रहा था, भाई देख रहे हो, मैं इतना आम आदमी बन के रहता हूँ, फिर भी इन हसीनाओं की नजरें मुझ पर ही हैं। फिर उसने उन दोनों को देखा और बोला, अरे ब्यूटीज, तुम दोनों में से पहले नंबर कौन लेगा? जैसे ही उसने ये बोला, मुझे पीछे से बैम की आवाज आई और वो पीला बाल वाला ठीक अपने चमचे के ऊपर जा गिरा। और अगले ही सेकंड मैं थोड़ा ही आगे पहुंचा हूंगा कि सू जिंगजिंग की आग बबूला और खतरनाक चिल्लाने की आवाज पूरी बिल्डिंग में गूंज उठी। फेंग युआन, तू एक नंबर का कचरा इंसान है, मैं तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरी पीठ पर अचानक से सर्दी का एहसास हुआ, पर मैंने अपने माथे का पसीना पोंछने का भी टाइम वेस्ट नहीं किया। मैंने जी बॉक्सियाओ को खींचना जारी रखा और हम कुत्तों की तरह वहां से भागते रहे। थोड़ी देर बाद जब मुझे याद आया कि कॉलेज की वो बड़ी मीटिंग शुरू होने वाली है, तो मैंने जी बॉक्सियाओ को वही लात मारी और अकेले निकल गया। मैं कॉलेज के उस बड़े से हॉल में पहुंचा और एकदम आखिरी वाले कोने में जाकर चुपचाप बैठ गया। जैसे ही मैंने अपनी तशरीफ सीट पर रखी, मेरी नजर बगल वाली टेबल पर गई। वहां एक खतरनाक हथौड़ा रखा हुआ था। खेल खत्म। मेरे पूरे बदन में डर के मारे झुरझुरी दौड़ गई। मैं वहां से उठकर भागने ही वाला था कि किसी के हाथ ने पीछे से मेरे कंधे को जोर से दबा दिया। मैंने डरते डरते अपनी गर्दन घुमाई। सामने सू जिंगजिंग की बर्फ जैसी ठंडी शक्ल थी, जिसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ मेरा खून लिखा था। मैंने जल्दी से अपनी दूसरी साइड देखा। वहां सू याओ बैठी थी। उसकी हमेशा वाली वो मक्खन और प्यारी सी स्माइल आज किसी भूतनी जैसी खतरनाक लग रही थी। वो, मैं सब समझा सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, सू याओ बोली, पर बेहतर होगा कि फेंग युआन हमें एकदम डिटेल में समझाए। अगर मैं बोलूँ कि मैंने ये सब सिर्फ एक बेचारे की जान बचाने के लिए किया था, तो क्या तुम दोनों मानोगी? मैंने फटी आवाज में पूछा। सू जिंगजिंग ने अपनी आंखें छोटी की और मुझे घूरते हुए एक खतरनाक आवाज में हंसी। अच्छा, तो तू यहाँ हीरो बनने गया था? याओ, इस कचरे की बातों में मत आना। इस कमीने के दिमाग में पक्का कोई भयंकर झोल चल रहा था। मैं कसम से पूरा सच बोल रहा हूँ। अरे यार, ठंडी दिमाग से बात कर लो ना। सू जिंगजिंग मुझे वहीं पर जिभा करने के लिए अपना हथौड़ा उठाने ही वाली थी कि अचानक हॉल की लाइट्स बंद हो गई। मीटिंग शुरू हो चुकी थी। तुझे तो मैं थोड़ी देर बाद ठीक करती हूँ, सू जिंगजिंग ने मुझे धमकी दी और अपनी जगह से उठकर चली गई। वो कहाँ जा रही है? मैंने लंबी चैन की सांस लेते हुए पूछा। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था। अच्छा हाँ,
तुझे तो पता ही नहीं होगा, सू याओ याओ ने बताया। जिंगजिंग और तियन तियन दोनों स्टूडेंट काउंसिल में है। इस महीने की रिपोर्ट उन दोनों को ही स्टेज पर देनी है। तभी मैं सोचूं, मुझे बाय तियन तियन अभी तक क्यों नहीं दिखी। वैसे एक बात बोलूं, मुझे तो पता ही नहीं था कि टैंग नाना और ही लिंगलिंग हमारे डिपार्टमेंट की नहीं है। और याओ याओ, तुम क्यों नहीं गई इस काउंसिल में? मैं? हाँ तू तो इतनी सबकी हेल्प करने वाली और समझदार है, मुझे ये सब नहीं झेलता, सू याओ याओ बोली। मुझे इन चीजों में बहुत प्रॉब्लम होती है। ये बोलते हुए उसने अपने कान के पीछे से एक छोटी सी चीज निकालकर मुझे दिखाई। ये देख, मेरी फटी की फटी रह गई। वो सुनने वाली मशीन यानी एक हियरिंग एड था। इसका मतलब क्या सू याओ याओ बहरी है? उसे कुछ सुनाई नहीं देता? मुझे अचानक से ये सीन देखा देखा सा लगा, जैसे कल की ही बात हो। पर दिमाग पर बहुत जोर लगाने के बाद भी मुझे याद नहीं आ रहा था कि कहाँ देखा है। फेंग युआन भाई, क्या हुआ? सू याओ याओ ने वापस अपनी मशीन कान में लगा ली। कुछ नहीं, बस थोड़ा झटका लगा मुझे। अरे चिल कर, मुझे तो इसकी आदत हो गई है। फिर भी तेरे लिए नॉर्मल बातचीत करना काफी मुश्किल होता होगा ना? हाँ, थोड़ा तो होता है। वैसे अगर तुझे स्टूडेंट काउंसिल में आने का मन है तो तू डायरेक्ट फॉर्म भर सकता है। उनकी रिक्रूटमेंट अभी चल रही है। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, मैं तो बस ऐसे ही फालतू में पूछ रहा था। स्टूडेंट काउंसिल में आना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। मेरे जैसे आलसी इंसान के लिए ये सब नहीं है। ऊपर से भाई, अगर मैं गलती से काउंसिल में चला गया तो मुझे वहां रोज बाय टियन तियान की शक्ल देखनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही अजीब होगा। और सबसे बड़ा खतरा, सू जिंगजिंग के हाथों रोज जिबा होने का डर रहेगा। स्टूडेंट काउंसिल, भाई कुत्ते भी वहां ना जाए। लेकिन इसी बीच किसी ने ऐसी खतरनाक बॉम्ब फोड़ी कि मैं सुन पड़ गया। अब हम जियांगचन यूनिवर्सिटी के फाइनेंस डिपार्टमेंट की इस महीने की पनिशमेंट लिस्ट अनाउंस करने जा रहे हैं। जिसको सजा मिली है उसका नाम है फेंग युआन। अबे ये क्या भसड़ है? मेरी हवा टाइट हो गई। मुझे बिना किसी झोल के नोटिस क्यों मिल गया भाई? काउंसिल की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये प्रूव हुआ है कि आज सुबह करीब 10:10 बजे अपराधी फेंग युआन ने बाकी डिपार्टमेंट के लड़कों के साथ मिलकर कॉलेज की लड़कियों को तंग किया और उनके साथ छेड़खानी की। इसने हमारे कैंपस का माहौल खराब किया और एकदम घटिया हरकतें की। इसलिए डिपार्टमेंट का फैसला है कि फेंग युआन को एक फाइनल और स्ट्रिक्ट वार्निंग दी जाएगी और सजा के तौर पर उसे पूरे 1 हफ्ते तक स्टूडेंट काउंसिल के एक्टिविटी रूम में झाड़ू पोछा मारना पड़ेगा। स्टेज पर बाय तियन तियान ने जैसे ही ये सब पढ़ा, उसके होश उड़ गए और उसके ठीक बगल में खड़ी सू जिंगजिंग को तो अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। दूसरे लड़कों के साथ मिलकर लड़कियों को ताड़ना और गंदी हरकतें करना, तो ये कमीना आज सुबह यही सब करने बाहर गया था। आज सुबह इसने मेरे कपड़े उतारे हुए देखे वो कम पड़ गया था कि अब इसने दूसरी लड़कियों पर भी लाइन मारना शुरू कर दिया। ये सच में एक ठरकी कचरा है। ये सब सोचकर बाय टियन तियान गुस्से से लाल पीली हो रही थी और अपने दांत पीस रही थी। मेरी तो रोने जैसी हालत हो गई थी, पर मेरी आंखों में आंसू नहीं थे। भाई मैंने सच में कुछ नहीं किया, मेरी क्या गलती है? मैं तो वहां उस छपरी जी बॉक्सियाओ की जान बचाने गया था ना। किसमें इतनी हिम्मत आ गई जो मेरे सिर पर इतना भयंकर बिल फाड़ दिया? याओ याओ भाई, ये पूरा सीन एक बहुत बड़ा झोल है। ये सब गलत फहमी है। मैंने फटाफट मुड़कर बगल में बैठी सू याओ याओ को सफाई दी। मैं तुझ पर पूरा भरोसा करती हूँ। ये सुनकर मेरे तो आंसू छलक गए। भाई सच में सिर्फ सू याओ याओ ही इस दुनिया में इकलौती है जो मेरी ऐसी फटी हुई हालत में भी मुझे समझ सकती है। मैं भरोसा करती हूँ कि ये घटिया कांड तू ही कर सकता है। जैसे ही मेरा ध्यान आगे गया, मैंने देखा कि सू जिंगजिंग अपना हथौड़ा लिए अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे खड़ी थी और मुझे देखकर किसी डायन की तरह हंस रही थी। बोल, अब तेरे पास बचने का क्या बहाना है? फेंग युआन, तू सच में एक नंबर का गिरा हुआ और बेशरम इंसान है। बाय तियन तियान ने गुस्से में आकर जमीन पर जोर से अपना पैर पटका और यहाँ तक कि हमेशा मुस्कुराने वाली सू याओ याओ के चेहरे से भी उसकी मक्खन जैसी प्यारी हंसी गायब हो गई और उसकी शक्ल एकदम सीरियस हो गई। मैं इन तीनों ब्यूटीज के बीच रूम के एक कोने में फंसा हुआ था और डर के मारे धम से जमीन पर बैठ गया। जी बुकशाओ, कमीने तूने तो आज मेरी झंड करवा दी है। मैंने दिल ही दिल में गाली दी। अब तो चाहे कुछ भी कर लो, इस भसड़ से बाहर निकलना नामुमकिन लग रहा है। मैं अपना दिमाग खपा ही रहा था कि अब आगे क्या कांड होगा, तभी अचानक दरवाजा खुला। मैंने सुना फेंग युआन को पनिशमेंट की नोटिस मिली है। ये क्या नया झोल है? जैसे ही मैंने देखा कि अंदर आने वाली तांग नाना है, मुझे लगा जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। वो आज सुबह वाला कांड, पता नहीं बिना बात के मुझे इस भसड़ में क्यों घसीट लिया, ऊपर से नोटिस भी थोप दिया। फेंग युआन को आज हमारे डिपार्टमेंट की मीटिंग में स्टूडेंट काउंसिल ने नोटिस थमा दिया। सू याओ याओ ने फटाफट पूरा मैटर समझाया। कह रहे थे कि इसने दूसरे डिपार्टमेंट के लड़कों के साथ मिलकर कॉलेज की लड़कियों को तंग किया है। ये तुम दोनों ने कुछ झोल किया है क्या? टांग नाना ने अपनी भौहें सिकोड़ी
और बाई तियन तियन और सू जिंगजिंग को घूरते हुए पूछा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। दोनों ने घबराकर जल्दी से अपने हाथ हिलाए। नाना, कहीं वो जिस लड़की को छेड़ने की बात हो रही है वो तू तो नहीं है ना? वो मैं नहीं हूँ, पर सच बोलूं तो इस भसड़ का फैंग युआन से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनते ही मैं जमीन से एकदम स्प्रिंग की तरह उछलकर खड़ा हो गया। मेरी हवा टाइट थी पर अब मेरा सीना चौड़ा हो चुका था। मैंने पहले ही बोला था ना, मैंने किसी लड़की पर लाइन नहीं मारी है। उसके बाद मैं फुल टशन में जंप मारकर बाई तियान तियन और बाकी दोनों के सामने जाकर खड़ा हो गया। बाई तियन तियन ने अपना क्यूट सा मुंह फुलाया और जमीन पर पैर पटका, पर सच कहूं तो उसके दिल में थोड़ी राहत जरूर थी कि मैं सच में उतना ठरकी नहीं हूं। सू जिंगजिंग को भी समझ आ गया था कि उसने फालतू में मुझ पर शक किया। उसने थोड़ी शर्म खाकर अपना सिर झुका लिया और एकदम चुप हो गई। चलो, थोड़ी ट्यूबलाइट तो जली तुम लोगों की। अरे कोई ना, मैं भी इन छोटी छोटी बातों को दिमाग पे नहीं लेता। चलो, मैंने तुम सबको माफ। मेरी ये नायक वाली लाइन पूरी होने से पहले ही सू जिंगजिंग की आग भड़क गई और उसने बिना सोचे मुझे एक जोरदार लात जड़ दी। क्या कर रही है पागल? पता नहीं क्यों पर तेरी कमीनी शक्ल देखकर ही मुझे इतनी आग लगती है कि बस लात मारने का मन करता है। मैंने किसी तरह रो धोकर अपनी पूरी जान लगाकर इन तीनों को आज सुबह वाला पूरा सीन डिटेल में समझाया। तो इसका मतलब तू सच में वहां उसको बचाने गया था? सू याओ याओ के चेहरे पर एकदम माफी मांगने वाला रिएक्शन था, पर यहाँ एक बड़ा झोल लग रहा है। बाई तियन तियन को अचानक से कुछ अजीब नोटिस हुआ। कैसा झोल? मैंने और सू जिंगजिंग ने एक साथ कंफ्यूज होकर पूछा। नॉर्मल केसेस में स्टूडेंट काउंसिल ऐसी आशिकी और प्राइवेट लाइफ की भसड़ में टांग नहीं अड़ाती है, और उस पर भी फैंग युआन इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड तो बिल्कुल नहीं था। एकदम सही, ये तो बस वहां फ्री की मारपीट देखने गया था। टांग नाना ने उसका साथ देते हुए बोला, मुझे गेम थोड़ा समझ आ रहा है, पर क्यों? फैंग युआन, कहीं तूने स्टूडेंट काउंसिल के किसी बड़े तोपू बंदे से पंगा तो नहीं ले लिया? अरे बिल्कुल नहीं, मैं कॉलेज आया ही कल हूँ, मैं किससे आफत मोल लूंगा भाई? मैंने रोने वाली शक्ल बनाई। पूरी स्टूडेंट काउंसिल में मैं सिर्फ तुम दोनों को ही तो जानता हूँ, तो तुझे लग रहा है कि ये नोटिस वाली सेटिंग मैंने करवाई है? बाई तियन तियन ने मुझे आग उगलते हुए घूरा। नहीं नहीं, मैं ऐसा कहा बोल रहा हूँ, पर सच में मैं उनमें से किसी और को नहीं जानता। शू जिंगजिंग हम दोनों की ये तेज तेज भसड़ सुनकर पूरी तरह उलझ चुकी थी। उसका दिमाग घूमने लगा था। उसकी समझ थोड़ी देर से काम करती थी, तो उसने आखिर में पूछा, जब सब कुछ ठीक से क्लियर हो गया है तो क्या अब फंग युआन की पनिशमेंट हटाई नहीं जा सकती? सू याओ याओ ने मायूसी से अपना सिर ना में हिलाया। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। भले ही फेंग युआन इसमें हेड नहीं था, पर उसका डायरेक्ट कनेक्शन उस जी बॉक्सियाओ से तो पकड़ा गया है ना। ये क्लियर करना आसान नहीं होगा। अब इस मैटर में तो मैं भी तेरी कोई सेटिंग नहीं बिठा सकती। टांग नाना ने अपनी हंसी रोकते हुए मेरे कंधे पर हाथ थपथपाया। वैसे देखा जाए तो तू डिजर्व करता है। किसने बोला था फालतू की हीरो गिरी दिखाने को? कल चुपचाप जाना और आराम से झाड़ू पोछा लगाना। कल मैं तुझे बताऊंगी एक्टिविटी रूम कहाँ है। मैं सफाई करने में एकदम उस्ताद हूँ, मैं तुझे सिखाऊंगी। शू जिंगजिंग अचानक से पता नहीं क्यों फुल ऑन मोड में एक्साइटेड हो गई। हाँ, मैं भी थोड़ी हेल्प कर दूंगी। मैं अंदर ही अंदर खून के आंसू रो रहा था। मैंने जल्दी से इस रोने वाले टॉपिक को घुमा दिया और पूछा, वैसे हे लिंगलिंग कहाँ गायब है? वो तुम्हारे साथ रूम में क्यों नहीं आई नाना? वो अपने टाइक्वांडो क्लब में प्रैक्टिस करने गई है। टांग नाना ने जवाब दिया। अरे हाँ, याद आया, मुझे थोड़ी देर में उसके लिए खाना भी ले जाना है। टाइक्वांडो क्लब? सिर्फ दिमाग में एक सेकंड के लिए हे लिंगलिंग को उस टाइट टाइक्वांडो यूनिफॉर्म में सोचकर ही मेरी तो हवा टाइट होने लगी थी। मेरा दिमाग फिर आसमान में उड़ने लगा था। सू याओ याओ ने मुस्कुराते हुए बताया, लिंगलिंग के पास टाइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट सेकंड डैन है। वो तो पिछले हफ्ते ही क्लब में आई थी और सीधा उन्होंने उसे वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। और याओ याओ, तुमने कौन सा क्लब ज्वाइन किया है? मैंने अचरज से पूछा। मैंने कोई भी क्लब ज्वाइन नहीं किया है। सू याओ याओ बहुत ही प्यारी हंसी के साथ बोली, मैंने तुझे बताया था ना, मेरी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं किसी और के लिए फालतू की भसड़ नहीं खड़ी करना चाहती। मैंने बाकी की उन तीनों ब्यूटीज की तरफ देखा। और तुम लोग क्या सीन है? बाई टियान टियन ने अपना सिर हिलाया। मुझे इन सब नाटक में जीरो इंटरेस्ट है। रोज इतनी हैवी डांस प्रैक्टिस करके ही मेरी बॉडी की ऐसी तैसी हो जाती है, और वैसे भी इस फालतू टाइम को अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई में लगाना ज्यादा दिमाग वाला काम है। मैं और नाना पहले से स्टूडेंट काउंसिल संभाल रहे हैं। वहां इतना दिमाग की दही होती है कि हमने कोई और क्लब नहीं लिया। लेकिन अगर तुझे इसमें से किसी का शौक चढ़ा है तो ये मैडम तुझे अपने साथ ले जाकर दिखा सकती है। आखिर नए फुकरों को क्लब्स में ऐड करवाना भी तो हमारे काउंसिल का ही डिपार्टमेंट है। ये सब बड़े बड़े डायलॉग्स मारते टाइम बाई तियन तियन का चेहरा एकदम आग की तरह लाल था। उसकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो सीधा मेरी आंखों में देखे। अरे थैंक यू यार, पर मुझे ऐसी चीजों का कोई शौक नहीं है। मैंने जल्दी से हाथ हिलाकर मना कर दिया। मैं तो बस ऐसे ही टाइम पास के लिए पूछ रहा था। अगर तुझे इंप्रेस नहीं था तो फालतू दिमाग क्यों चाट रहा है? तू सच में किसी आफत से कम नहीं है। मेरा जवाब सुनकर बाई तियन तियन एकदम जल बुन गई। उसने चिढ़कर अपना नरम सा पिंक मुक्का बनाया और फुल पावर से मेरे सीने पर जड़ दिया। ओए मैडम, तू थोड़ा पागल है क्या? इतनी जल्दी तेवर बदल लेती है। हर बात पे ऐसे हाथ उठाना ठीक थोड़ी ना है। मैं चिल्ला उठा। तुम दोनों में सच में एकदम मस्त जोड़ी बन रही हैं। सू याओ याओ हम दोनों की इस नोक झोंक को देखकर मुस्कुराने लगी। भाई इसमें क्या मस्त झोल है? हम दोनों ने एक साथ घूमकर एक ही आवाज में चीख कर जवाब दिया। धीरे धीरे शाम ढल चुकी थी।
मैं बालकनी के पास खड़ा इस पागलपन से भरे दिन के बारे में सोच रहा था। कैसी अजीब व गरीब भसड़ चल रही है मेरी लाइफ में यार। कॉलेज में बीते इस 2 दिनों में मेरी लाइफ में इतने तहलके और खतरनाक सीन हो चुके थे कि मेरी पिछली पूरी लाइफ मुझे सस्ती मूवी लगने लगी थी। ओए सुन, पर्ची के हिसाब से आज रात तुझे मेरी रजाई में आना है। टैंग नाना पता नहीं कब मेरे पास आ गई हैं। अच्छा हाँ, मुझे याद है। मैं 2 पल के लिए एकदम सुन्न पड़ गया। क्या हुआ? तेरी शक्ल पे ऐसे मौत का डर क्यों दिख रहा है? तेरा मन नहीं है क्या आने का? टैंग नाना ने आग दिखाते हुए गुस्से से पूछा। नहीं नहीं बॉस, तेरे साथ बेड शेयर करना तो मेरे लिए जन्नत मिलने जैसा है। मैंने फटाफट मक्खन लगाया। ठीक है, सुन ले, अच्छे से पूरी बॉडी धोकर ही ऊपर आना। टैंग नाना ने अपना वो डेंजर और ठंडा आदेश दिया और वापस अपने रूम में चली गई। मैंने अपने माथे पर आया ठंडा पसीना पोंछा। कसम से जब भी मैं इस ऑरा वाली लड़की से 2 लफ्ज बात करता हूँ मेरा बीपी शूट होने लगता है। कोई और रास्ता ही नहीं है। टैंग नाना का टशन ही इतना कातिलाना है, ऊपर से उसका वो फटने वाला टॉप लेवल फिगर। कोई भी सिंगल लौंडा उसे पास से देख ले तो उसका दिल इंजन की तरह फट के बाहर आने को हो जाएगा। ओए ठरकी, तू उसे इतनी देर से आंखें फाड़ के क्या घूर रहा है? बाई तियन पता नहीं जादू से कहां से मेरे बगल में प्रकट हो गई। किसको? मैंने कहा किसी को ताड़ा। मैं तो अभी बस नहाने जा रहा था। मेरी तो एकदम चोरी पकड़ी गई। मैं हकलाता हुआ सीधा बाथरूम में घुस गया। हाँ, इसमें ऐसा क्या खास है? बाई तियन ने एक बार टैंग नाना की जाती हुई आग लगा देने वाली बॉडी को देखा, फिर थोड़ा दुखी और शर्म के साथ अपने खुद के चेस्ट की तरफ देखा और अकेले ही भुनभुनाई। जब मैं मस्त उस गर्मा गर्म पानी से नहाकर बाहर आया तो मेरी सारी थकन उतर चुकी थी। मैं हल्के मूड में गाना गुनगुनाते हुए अपने कपड़े धोने के लिए वॉश बेसिन पर चला गया। बड़ा मस्त लग रहा है तू। क्या किसी ने फ्री की लॉटरी निकाल दी आज? ही लिंगलिंग अभी अभी क्लब से वापस आई थी। उसने अभी तक वही कातिल वाइट टाइक्वांडो वाली ड्रेस पहनी थी और उसके पसीने और परफ्यूम से एकदम माइंड ब्लोइंग खुशबू फैल रही थी। मैंने पहले भी बहुत सी लड़कियों को टाइक्वांडो की ड्रेस में फोटो में देखा था, पर हे लिंगलिंग को हकीकत में देखकर भाई ऐसा लग रहा था जैसे वो ड्रेस उसकी खतरनाक बॉडी को संभाल नहीं पाएगी और अभी फटकर अलग हो जाएगी। भाई उसकी वो कर्व वाली कमर, वो लंबी टांगे और उसका पूरा वो जबरदस्त फिगर, उफ तबाही। एक जवान और करंट से भरा लौंडा होने के नाते मेरा दिमाग वापस से उन्हीं रंगीन ख्यालों में जाकर उलझ गया। कमीने, तेरे दिमाग में पक्का कोई अजीब सी भसड़ चल रही है ना अभी। हे लिंगलिंग ने पल भर में मेरे अंधेरे थॉट्स को कैच कर लिया। उसके क्यूट से चेहरे पर एकदम मजेदार और डेंजर वाली शैतानी हंसी थी। नहीं नहीं भाई, मेरी कसम, मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा था वैसा। मैंने जल्दी से अपने बचाव में झूठ बोला। अगर तू ट्राई करके मुझ जैसी हॉट बंदी का दिल जीत लेगा ना तो मैं शायद आगे के लिए इनकार भी ना करूं। हे लिंगलिंग आंख मारते हुए सीधा मजे लेने पर उतर आई। हे लिंगलिंग को पटाना? मैं ऐसी इम्पॉसिबल चीज सिर्फ नींद में भी सोचने से डरता हूं। अरे ठरकी, तू तो सच में ये सब सीरियस होके सोच रहा है? हद है तेरी। हे लिंगलिंग ने लड़कियों वाले प्यारे से नखरे दिखाते हुए मेरे कंधे पर धीरे से एक धक्का दिया। मैंने 100 बार बोला ना, ऐसा कुछ नहीं चल रहा मेरे दिमाग में। चल मुझे मेरे कपड़े धोने दे। मैंने नजर चुराकर भागने का रास्ता ढूंढा। आखिर अपने कपड़े धोने के बाद जब मैं वापस रूम में आया तो मैंने देखा कि टैंग नाना पहले से ही अपने बेड पर सेट थी और अपने टैबलेट पर कुछ सीरियल देख रही थी। भाई इस टाइम इस रानी साहिबा की शांति भंग करना ठीक नहीं है। मैंने आ भरी, पर ठीक उसी टाइम टैंग नाना ने मेरे आने की आहट सुन ली। फैंग युआन, अब ऊपर आजा। टैंग नाना ने फटाफट अपना टैबलेट स्क्रीन ऑफ कर दिया। क्या अभी सोने का टाइम हो गया है? मैं अचानक से होश खो बैठा। मैंने कहा बेड पर आ, मतलब चुपचाप ऊपर आ। टैंग नाना की आवाज में वो भौकाली वाली पावर थी जिससे ना कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी। जैसे ही मैं डर डर के उसके बेड पर पहुंचा, मुझे तुरंत टैंग नाना की बॉडी से आती हुई भयंकर गर्मी फील होने लगी। मेरा पूरा सिस्टम पहले ही स्टेप पर हैंग हो चुका था। टैंग नाना अचानक मेरी तरफ करवट लेकर लेट गई। उसके खुशबूदार नरम बाल हल्के हल्के मेरी आंखों और चेहरे से घिस रहे थे, जिससे मुझे एक अजीब सी करंट वाली गुदगुदी फील होने लगी। तू आज पूरा दिन भर ठीक ठाक औकात में रहा है। टैंग नाना की हल्की नींद वाली आवाज में एक ऐसा जादू और नशा था कि कोई भी फिदा हो जाए। मेरी तो सांस लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने एकदम जमीन पर देखते हुए हकलाते हुए बोला, वो तो बॉस ठीक से ही रहना था ना। टैंग नाना ने अचानक से हल्के से हंसना शुरू कर दिया। इस आधी रात के सन्नाटे में उसकी ऐसी हंसी किसी कातिल सीने पर गोली लगने से कम नहीं लग रही थी। मेरा मीटर एकदम शूट हो चुका था। मुझे बस इतना होश था कि मेरे दिल की धड़कन बुलेट ट्रेन की तरह भाग रही थी और मेरी पूरी बॉडी डर और एक्साइटमेंट से पत्थर बन चुकी थी। और ठीक उसी अगले पल टैंग नाना अचानक फिसलती हुई बिल्कुल मेरे फेस के एकदम पास आ चुकी थी। उसकी गरम गरम तेज सांसें सीधा मेरे गर्दन और गले पर लग रही थी। तू इतना क्यों डर के फाटी हालत में बैठा है? उसने एकदम सेक्सी और धीमी आवाज में पूछा। तुम ये क्या?